हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, फॉरेन रिलेशंस क्या है हम दोनों के बीच में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ऐसे भी हमें इंडिया के ग्रोथ के लिए जो है उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो मतलब फ्यूचर मतलब कि आपका जो मतलब फॉरेन रिलेशंस है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए अमेरिका को वी कैन नॉट आइसोलेट। वी हैव टू गो थ्रू विद द अंडरस्टैंडिंग कि हमारा अमेरिका के साथ कैसा रिलेशनशिप चल रहा है। सो फॉर दैट पर्पज़ आई एम स्टार्टिंग इट। अगर मैं बात करूँ इंडिया के साथ रिलेशन में, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग देखें तो यूएसए जो है वो दुनिया का सबसे पुराना, मैं कह सकता हूँ ओल्डेस्ट आपका डेमोक्रेसी है, और इंडिया जो है दुनिया का जो है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अमेरिका जो है वो 1776 से लेकर 1776 में 4 आपका जुलाई को जो है वो आज़ाद हुआ था। 1783 तक जब इनके यहाँ पे मतलब ये आपका जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन चला, उसके बाद जो है 1787 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1789 से फाइनली ये इम्प्लीमेंटेशन में आया। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है उसके वो 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद 1949 के अंदर जो है 26 नवंबर को हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। उसके बाद 26 जनवरी को उसे हमने इम्प्लीमेंट किया एंड देन इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे बीच में और अमेरिका के बीच में पहले तो डेमोक्रेसी, पहली बात तो हम में कॉमन ये है कि हम दोनों के देशों में डेमोक्रेसी है। बस ये फ़र्क है कि वो ओल्डेस्ट है और हम लार्जेस्ट हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ था तो उस टाइम पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे दैट यूज़ टू बी द रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट जो थे वो 1945 से ही जो ब्रिटेन है और जितने भी कॉलोनलिस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो आपका फ्रांस हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो आपका पुर्तगाल हो, चाहे वो स्पेन हो, ठीक है, चाहे आपका नीदरलैंड हो, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो है मतलब कि प्रेशराइज़ करने लग गया कि आप लोग जितने भी कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बना के बैठे हुए उसे डिकॉलोनाइज़ कीजिए और उसे लिबरेट कर दीजिए। क्योंकि अब जो है आप मतलब कि क्या कहते हैं, दुनिया भर के देशों को जो है गुलाम बना के नहीं रख सकते। हर किसी को अधिकार है कि वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट जो है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चले, या जो भी उनका अपना जो स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं वो लोग गवर्नेंस का, उसके अकॉर्डिंगली वो फ्रीली जो है वो चल सके। तो कह सकते हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में, अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा प्रेस मतलब इम्फेसिस दिया था इस चीज़ के लिए। ठीक है, सो रूजवेल्ट इन 1945 गेव स्पेशल एम्फेसिस फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक मैं कह सकता हूँ कि एम्फेसिस दिया था रूजवेल्ट ने, एंड देन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 ऑन 15th of August। अकॉर्डिंग टू गैलप्स एनुअल वर्ल्ड अफेयर्स सर्वे, जो गैलप वर्ल्ड अफेयर का एनुअल वर्ल्ड अफेयर का जो एक सर्वे होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ परसिव्ड बाय अमेरिकन एज देयर सिक्स्थ फेवरेट नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो अमेरिका का सिक्स्थ जो है क्या कहते हैं मतलब कि सबसे फेवरेट नेशंस में जो है कंसिडर किया जाता है, विथ 71% ऑफ द अमेरिकन व्यूइंग इंडिया फेवरेबली इन द 2015। तो 2015 में बताते हैं, ये आपका जो गैलप्स एनुअल आपका जो वर्ल्ड अफेयर का जो ये सर्वे है ये बताता है कि 2015 तक 71% जो आपके अमेरिकन्स थे वो मानते थे कि इंडिया इज़ द फेवरेबल कंट्री फॉर देम। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया की रेपुटेशन वाकई में जो है अमेरिका में काफ़ी अच्छे हैं। उसके रीजंस अपने हैं, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर स्लाइड्स। बट फॉर दैट बिफोर दैट थिंग आई वुड लाइक टू से वाई, बिकॉज इंडिया जो है एक सॉफ्ट पावर है, और सॉफ्ट पावर के तौर पे जो है वो हमेशा दुनिया को पसंद आता है कि यहाँ की इकोनॉमी हो गई, यहाँ का कल्चर हो गया जो है यहाँ काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। साथ में जो है ये मतलब काफ़ी पीसफुल नेशन माना जाता है, स्टेबल कंट्री है साथ में इंडिया। यहाँ की डेमोक्रेसी भी काफ़ी स्टेबलाइज है। ठीक है, इस चक्कर में इंडिया जो है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का जो है फेवरेट कंट्रीज़ के लिस्ट में आता है। ठीक है, और साथ में क्या है कि ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सारे पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो लोग मतलब कि कई बार इंडिया के मतलब कि जो है आपका आइडेंटिफिकेशन के बेस पे वहाँ पे रहते हैं। वो लोग अपने आप को इंडिया का रिप्रेजेंट मतलब इंडिया का बताकर वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान या चाइना इन जैसी कंट्रीज़ का जो रेपुटेशन है वो वर्ल्ड अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंपैरेटिवली इंडिया से बात करें तो काफ़ी डिक्लाइंड है, और इसीलिए वो लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाते हैं और अपने आप को जो है एज ए इंडियन मतलब कि सब कॉन्टिनेंट से क्या कहते हैं रिलेटेड बताते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिससे कि उनको जो है एक स्केप्टिसिज्म के नज़रिए से नहीं देखा जाता और रेदर उनके ऊपर जो है ट्रस्ट उनका जो है ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो दिस इज़ द रेपुटेशन ऑफ इंडिया अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड
अपार्ट ऑफ इट इफ़ आई स्पीक नियरली 1 मिलियन इंडियंस लिव इन यूएस के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो है इंडियंस रहते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कि वो लोग मतलब जाहिर सी बात है कि उनको अमेरिका को हम पे ट्रस्ट है, इसी वजह से जो है वो इतने सारे लोगों को अपने यहाँ पे रखता भी है और उनको वो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि जिससे कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। ठीक है, और साथ में वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग वहाँ से जो है काफ़ी सारे रेमिटेंस जो है इंडिया में भेजते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्रीमेंट इन द फॉरेन रिजर्व्स विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। बिकॉज हमें जो आउटसाइड इंडिया जितने भी डील्स करने होते हैं, जितने भी हमें इकोनॉमिक जो टाइप्स करने होते हैं, उसमें जो पेमेंट होती है वो हमारी डॉलर्स में होती है, और डॉलर्स इंडिया में ज़्यादा जो लेके आए, ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए अमेरिका के अंदर रहने वाले हमारे एनआरआईज जो हैं वो सारे के सारे वहाँ से रेमिटेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर ऑल इफ़ आई स्पीक ऑफिशियल स्टेटस अगर हम देखें इंडिया का जो है वो अमेरिका के अंदर या यूएसए की मतलब कि अंदर क्या है, या यूएसए के फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे जो है मतलब कि हमारा स्टेटस देखा जाता है। We are the globally strategic partner for the America, and that is a very important thing that I think that definitely helps in the foreign policy that we frame. एंड आफ्टर दैट इफ़ आई स्पीक कि हमारे और अमेरिका के बीच में जो अगर हम ट्रेड देखें तो आप जो है देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया से जो है आपका 46.6 बिलियन जो है यूएस डॉलर जो है वो आपका इंपोर्ट करता है। ठीक है ना, इतना इंपोर्ट अमेरिका हमसे करता है। ठीक है ना, अमेरिका यूएसए जो है इंडिया से इतना इंपोर्ट करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया जो क्या कहते हैं वहाँ मतलब कि और उसके बाद क्या कहते हैं मतलब कि जो कि 2% है उसके टोटल ओवरऑल इम्पोर्ट्स का, जो कि 2% माना जाता है। तो अमेरिका जो दुनिया भर से जो सामान मंगवाता है उसमें जो है 2% कम से 2% एटलीस्ट जो है उसका वो मतलब कम से कम 2%, या यूँ कह लो कि 2% जो उसके पूरे टोटल इम्पोर्ट का है वो इंडिया से ही करता है वो। ठीक है ना, 46.6 बिलियन जो है उसका यूएस डॉलर का जो है इम्पोर्ट हमारे देश से होता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ कि 15.3% जो है इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो एंड 15.3% ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल एक्सपोर्ट। और जबकि इंडिया की बात करें, अगर इंडिया को वो जो मतलब कि इंडिया को जो मतलब कि वो एक्सपोर्ट करता है तो वो 15.3% करता है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं ये 2015 का डाटा है। ठीक है ना, ये मतलब कि अमेरिका को मतलब हम लोग इम्पोर्ट हम अमेरिका को जो है 46.6 बिलियन हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से जब हम मंगाते हैं वो 15.3% मंगाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो यहाँ पे जो मतलब कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट देखे तो हमारा यहाँ पे सरप्लस में जाता है अमेरिका के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत रेयर कंट्रीज़ होते हैं जिनके साथ हमारे सरप्लस जो है क्या कहते हैं मतलब ट्रेड जाता है, जिसमें अमेरिका जो है दैट इज़ आल्सो कमिंग। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब लगभग क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि मतलब मतलब हमारे जितने भी सॉरी क्या कहते हैं सॉरी आई एम फॉरगेटिंग वन थिंग। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 15.3% जो एक्सपोर्ट है हम लोग वो अमेरिका को करते हैं। देख सकते हैं आप कितना मेजर पार्टनर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15% हमारा सिर्फ किसको एक्सपोर्ट होता है, वो हमारा सिर्फ अमेरिका को होता है। और वो कितना है वो टोटल वो 46.6 बिलियन का वो टोटल अमाउंट देख सकते हैं आप। तो अगर हम क्या कहते हैं मेजर कमोडिटीज़ देखें कि हम जो है इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मतलब कि अमेरिका को, तो उसमें हमारे जीन्स हो गए, प्रीसियस मेटल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, जो कि 9.5 बिलियन का हम जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो है वो हमारा 6.1 बिलियन जो दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब कि जो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी गुडविल काफ़ी अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है ना, एंड काफ़ी मतलब कि जो है आपका चीप प्राइस में भी देखा जाता है यहाँ के क्या कहते हैं केमिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। उसके बाद ऑयल, ये ऑयल ये एडिबल ऑयल है ये। ठीक है ना, एडिबल ऑयल हमारा जो है वो आपका 2.8 क्या कहते हैं आपका जो है बिलियन यूएस डॉलर क्या कहते हैं हम इतना जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। मशीनरी हमारी 2.5 मतलब बिलियन हमारे यहाँ से मशीनरीज बन के जाती हैं अमेरिका के अंदर। उसके बाद अदर टेक्सटाइल्स जो हैं वॉर्न क्लोथ्स हो गए वो सारे के सारे 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। क्लोथिंग्स हैं चाहे वो नीट हो या क्रॉचेट हो वो हमारा 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का क्या कहते हैं अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। वही ऑर्गेनिक केमिकल्स देखें अगर हम तो दैट इज़ 2.1 यूएस डॉलर जो है मतलब
लगभग 2.1 बिलियन US डॉलर हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपका नीट और क्रोचेट क्लोथिंग्स हो गई। उसके बाद व्हीकल्स हो गया, 1.4 बिलियन US डॉलर का हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। और आयरन और स्टील जो है वो भी हम इंडिया जो है वहाँ पर जो है 1.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो आप देख सकते हैं 46.6 बिलियन एक्सपोर्ट, जो कि हमारे पूरे ओवरऑल एक्सपोर्ट का जो 15.3% जो है वो हम सिर्फ अकेला अमेरिका को करते हैं। तो अमेरिका हमारा बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यू कैन से। हमारे जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें सबसे टॉप पे क्या कहते हैं, अमेरिका अमेरिका हमारा आता है। 15.3% हमारा जो है दैट इज़ आपका जो है एक्सपोर्ट हम जो है वहाँ पे अमेरिका में करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो अमेरिका के साथ टाइज़ हैं उसको हम फेसेस वाइज डिवाइड करेंगे। उसमें 3-4 फेसेस हैं जो हमें समझना है, क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को समझने के लिए फेसेस में डिवाइड करने से थोड़ी सी सहूलियत रहती है और आप बहुत आसानी से जो है उसे रिकॉल कर लेते हैं। जब अगर अकेले में कभी रिकॉल करना होता है कि भाई किस देश के साथ हमारे कैसे रिश्ते चल रहे हैं, तो आप उसको फेसेस में डिवाइड करेंगे तो बहुत आसानी से, और फेसेस में डिवाइड करना ही सबसे बेटर रहेगा। फेस में सबसे पहले कभी भी अगर देखेंगे तो आपका जो है फेस वन जो है आपका, फेस वन कहाँ से है, फेस वन यूँ कह लीजिए कि 2 फेसेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। फेस वन हमारा जो है वो 1947 से लेकर और आपका जो है आई विल से 19 आपका जो है 1991, जब तक कि USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था। और फेज़ टू जो है वो हम देख सकते हैं 1991 से लेकर और वो आपका 2005 तक। एंड देन फेज़ थ्री हम देख सकते हैं आपका जो है फेज़ थ्री आपका जो है दैट इज़ 2005 से लेकर जो है वो 2022 तक जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2005 में जो है सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था हमारा अमेरिका के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले स्लाइड्स में उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, 3 पार्ट में हम अमेरिका के साथ रिलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, 1947 टिल 1991, फ्रॉम 1991 टिल 2005 एंड 2005 टिल 2022। सो दिस इज़ द फेसेस दैट वी डिवाइड। अगर हम पहला फेस देखें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ही विजिटेड US इन 1949। सबसे पहले जो है पंडित नेहरू जो है वो आपके 1949 में अमेरिका जाते हैं। मगर एक दिक्कत क्या होती है कि हम जब वहाँ पे जा रहे होते हैं वो हमारे काफ़ी वार्म वेलकमिंग के लिए बैठे होते हैं कि हम अमेरिका सोच रहा था कि इंडिया को अगर वो अपने पाले में ले आते हैं तो जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब कि एशिया के अंदर उनके पास एक बड़ा पार्टनर होगा और वर्ल्ड फोरम में भी उनके पास एक बड़ा पार्टनर मिल के आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे अगर जो है कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो मतलब आपको ये पता चलेगा कि भैया जो आपका वर्ल्ड अफेयर्स में अगर हम बात करें, वर्ल्ड अफेयर्स में जो है आपका मतलब समझ लीजिए कि मतलब अ, अमेरिका के पास जो है मतलब कि आपके पास अमेरिका के पास उतने सारे मतलब कि आपके जो है मतलब कंट्रीज़ नहीं थे सपोर्ट में। काफ़ी सारी कंट्रीज सपोर्ट में थी, नो डाउट। यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज अमेरिका के पाले में थी और अमेरिका को जो है सपोर्ट करती थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपका जो है मतलब कि आई विल बी सेइंग कि जो अमेरिका है वो बेसिकली क्या करता है, अमेरिका जो है, एक मिनट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई हम लोग जो हैं बेसिकली क्या है कि अमेरिका के साथ जो है हमारे रिश्ते जो है किस तरह से थे। तो हमने देखा था कि वो जो अमेरिका जो है वो सबसे ओल्डेस्ट क्या कहते हैं मतलब कि डेमोक्रेसी, हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। रूजवेल्ट ने 1945 से लेकर ही कोशिश शुरू कर दी थी कि इंडिया को आज़ाद करवाना चाहिए, जिससे कि इंडिया एक बड़ा मार्केट की तरह उनको दिख भी रहा था और साथ में ये था कि वो ऐसे भी डिकोलोनाइजेशन के क्या कहते हैं खिलाफ थे, ठीक है। मेन पर्पस उनका वही था, मार्केट का ही था, ठीक है ना। वो चाहते थे कि मार्केट एक्सपेंड हो दुनिया भर की, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अमेरिका का जो है हम सबसे क्या कहते हैं मतलब 6 सबसे फेवरेट नेशंस में हम आते हैं। वहाँ के 70% जो अमेरिकन है वो हम इंडिया को जो है बहुत फेवरेट कंट्री की तरह देखते हैं। अभी हाल ही में गैलप की जो है एनुअल वर्ल्ड अफेयर्स की सर्वे ये बताती है। साथ में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग US में रहते हैं और वहाँ से काफ़ी सारा रेमिटेंस भेजते हैं, जिस रेमिटेंस का फ़ायदा जो है इंडिया के जो है फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने में काम आता है। उसके बाद जो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर का स्टेटस हमारे और अमेरिका के बीच में है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड में क्या है कि 46.6 बिलियन का जो है हमारा ट्रेड है, जो कि पूरे हमारे मतलब कि अमेरिका के पूरे टोटल जो क्या कहते हैं मतलब इंपोर्ट है उसका 2% इंडिया से क्या कहते हैं जाता है। साथ में जो है हमारे लिए हमारे एक्सपोर्ट का टोटल 15.3% जो है वो हम सिर्फ अमेरिका को ही भेजते हैं। ये 2015 तक का डाटा हमारे पास है, अभी और बढ़ चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका के साथ रिश्ते की तो हमारे पास 3 फेसेस हैं, मैंने बताया।
पहला फेज़ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, पहला फेज़ 1947 से लेकर 1991 तक है। दूसरा फेज़ जो हमारा है दैट इज़ क्या कहते हैं 1991 से लेकर 2005 तक है, और 2005 के बाद तीसरा फेज़ हमारा जो है वो 2022 तक है। तो हम देखते हैं वन बाय वन हमारे कौन कौन से फेजेस में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नेहरू जी जो थे वो सबसे पहले 1949 में अमेरिका गए थे। 1949 में जब वो जा रहे थे तो उनको लगा कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया अगर हमारे पाले में आ गया, अमेरिका को ऐसा लगा, तो हम जो है मतलब कि पूरे एशिया के अंदर जो है हम डोमिनेट हो सकते हैं। क्योंकि यूएसएसआर में रसिया, और रसिया के साथ जो अलाइड कंट्रीज़ थे वो, और प्लस चाइना, चाइना भी जो है क्या कहते हैं यूएसएसआर का नेचुरल अलाई है, क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजी है दोनों की सेम ही है कम्युनिज्म की। तो ऐसे में क्या था कि उनको जो है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए एक बड़े देश की ज़रूरत थी, जो कि उनको इंडिया के रूप में दिख रहा था। लेकिन यूएसएसआर और यूएसए की जो वर्ल्ड मतलब कि सुपर पावर की जो लड़ाई थी, उस सुपर पावर की लड़ाई से जो है नेहरू जी ने अपने आप को दूर रखने की बात कर दी, और जाने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि हम जो है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया कि रूजवेल्ट जो कि बहुत ही वार्मली वेलकम करने वाले थे इंडिया को, आई थिंक जो रूजवेल्ट वहाँ पे हट चुके थे, शायद मेरे हिसाब से वो होंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने, इंडिया ने बस ये समझ लिया कि नेहरू जी ने जो है नॉन अलाइनमेंट की बात कर दी, इससे क्या होगा कि अमेरिका थोड़ा खफा हो गया कि यार इंडिया हमारे साथ अगर आ जाता तो इट कुड बी बेटर फॉर अस, बट ऐसा नहीं हो पाया। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर जो है जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो है फाउंडेशन रख दी गई यूगोस्लाविया के अंदर। एंड टू रिमेन नॉन अलाइंड, यूएस डिड नॉट ट्रस्ट इंडिया, यूएस ने इंडिया को ट्रस्ट नहीं किया इसके बाद, एंड एज वेल एज इट्स नॉन अलाइनमेंट इट्स जेन्युइन सेंस, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि नॉन अलाइनमेंट की तरफ इंडिया जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। बट अल्टीमेटली क्या कहते हैं इंडिया जो है, इंडिया विल बी फेसिंग द एडवर्सिटीज़, क्या कहते हैं इंडिया को फेस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। खैर वो आगे की बात थी, लेकिन दिस वाज द अल्टीमेट फैसला ऑफ दैट टाइम ऑफ नेहरू जी। उसका 1959 में अगर हम बात करें, 1959 में जो है एक मतलब प्रेसिडेंट वहाँ के हुआ करते थे अमेरिका के, जिनका नाम था इसनोवर। स्नोवर जो है, स्नोवर जो थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के। ही केम टू इंडिया इन 1959, 1949 में हम वहाँ पे गए, 1959 में वो हमारे यहाँ पे आए। ही केम टू इंडिया हु हैज़ एन एक्टिव पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। उनके पास उन्होंने ही क्या कहते हैं कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की पॉलिसी, क्या कहते हैं पॉलिसी दी थी। अगर आपको याद हो, मैंने जब क्या कहते हैं आपका जो है कोल्ड वॉर की क्या कहते हैं सीरीज़ में मैंने बताया था, कोल्ड वॉर में मैंने बताया था कि भाई जो है कंटेनमेंट की जो है पॉलिसी थी उनकी, कि वो जहाँ तक क्या कहते हैं कम्युनिज्म फैल चुका है, जिन देशों तक फैल चुका है, बस वहीं तक उसके कंटेन करके रखना है, उससे आगे नहीं बढ़ने देना है। तो उनकी ये पॉलिसी एक्टिव पॉलिसी थी। इट शुड बी नोटेड, डिस्पाइट बीइंग नॉन अलाइनमेंट, इंडिया साइडेड विद द चाइना इन कोरिया क्राइसिस एंड डिड नॉट सपोर्ट यूएस इन यूएनजीए। तो इसमें क्या कहते हैं, पहली बात तो नॉन अलाइनमेंट में हम फेवर में थे, ठीक है ना। और साथ में क्या कहते हैं मतलब कि हमने कहा था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जो है नहीं जुड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोरिया का क्राइसिस हुआ, तो कोरिया क्राइसिस में आपको पता होगा, कोरिया क्राइसिस में इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन जो क्या कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशंस कमीशन, क्या कहते हैं जो बना आपका क्या कहते हैं कोरिया के अंदर, उसमें भी क्या कहते हैं मतलब कि इंडिया यूज टू बी द इंडिया ने क्या कहते हैं उसमें जो है चाइना का और कोरिया का सपोर्ट दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं जबकि आपको पता होगा कि जो है कोरिया जो था, कोरिया के अंदर जो मतलब कि उस टाइम पे डिस्प्यूट जो सिविल वॉर चला हुआ था, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात थी। नॉर्थ कोरिया को जो सपोर्ट करने वाले थे उसमें चाइना और यूएसएसआर हुआ करता था, और जो साउथ कोरिया की बात है उसको सपोर्ट करने वाला जो था वो था अमेरिका। तो अमेरिका ने सोचा कि क्या कहते हैं कि भाई हमें इंडिया जो है हमें सपोर्ट करेगा, या हो सकता है कि चाइना को सपोर्ट, चाइना रसिया को वो सपोर्ट नहीं करेगा कि वो किसी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, इंडिया ने क्या कहते हैं आपका जो है नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। और हमने मतलब नॉर्थ कोरिया को हमने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने क्या कहते हैं चाइना का मतलब कि अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया कुल मिला के। और हमने क्या किया कि चाइना के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने किसका सपोर्ट दिया, हमने चाइना का सपोर्ट दिया। और चाइना किसके फेवर में था, वो नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि वो चाहते थे कि भाई पूरे के पूरे कोरिया को जो है वो क्या कर दे, वो कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर कन्वर्ट कर दे। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड हो गया 44 लाइन के अंदर, और उसमें जो साउथ कोरिया है वो कैपिटलिस्ट हो गया, और नॉर्थ कोरिया जो है वो आपका कम्युनिस्ट हो गया। तो यहाँ पे भी इंडिया से जो है यूएसए से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया कि इंडिया ने जो है चलो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन उसने चाइना का साथ दिया जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो एक थोड़ा सा हमारे बीच में और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम रही। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े जो है, उसके बाद क्या हुआ कि 1962 में चाइना ने जो है इंडिया पर अटैक कर दिया। नेहरू ने जो है वो रिक्वेस्ट किया यूएसए से कि भाई आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लेकिन यूएसए ने जो है क्या कहते हैं मतलब कि यूएसए को लगा कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और
उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ठीक है। जबकि चाइना इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, क्योंकि उनका ये मानना है कि अंग्रेज़ों ने जो है ये ट्रीटी की थी तिब्बत के साथ, और तिब्बत हमारा पार्ट है, और तिब्बत एक क्या कहते हैं छोटा सा प्रोविंस है, वो हमसे पूछे बिना जो है इस पर कैसे क्या कहते हैं मतलब फैसले ले सकता है। तो ये जो मैकमोहन लाइन जो बनाया था ब्रिटेन ने, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज क्या कहते हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है ना। आपको पता होगा ब्रिटेन भी कैपिटलिस्ट कंट्री है, और चाइना इसीलिए अपोज करता है उस पूरे के पूरे लाइन को, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका ने हमारा साथ देते हुए कहा कि नहीं भाई, मैकमोहन लाइन को जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। तो इसमें क्या कहते हैं दोबारा से जो है अमेरिका हमारी साइड में आया, एंड कंट्रीज इन नाम सपोर्टेड चाइना। लेकिन जो कंट्रीज हमारे साथ नाम में थी, उन्होंने जो है चाइना को सपोर्ट किया, ठीक है। जिनको हम आज तक अपना मान रहे थे कि ये कंट्रीज हमारी अपनी है, ये हमें सपोर्ट करेंगे जो कुछ भी, उन्होंने चाइना को सपोर्ट कर दिया। ये हमारे लिए एक बड़ा हर्डल बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर क्या कर रहा था उस टाइम पे, तो यूएसएसआर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल था, ठीक है। यूएसएसआर इस टाइम पे न्यूट्रल था, क्योंकि पहली बात तो चाइना और यूएसएसआर का उस टाइम थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। दूसरी बात क्या था कि इंडिया जो है, इंडिया को लेकर वो अभी अपना फैसला क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया आखिर किसकी साइड जाने वाला है। उनको ये तो दिख रहा था कि इंडिया चाइना अमेरिका की साइड नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका जो है थोड़ा सा नाराज़ हो गया है। तो अभी रिलेशनशिप की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी सब देशों के साथ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि यूएसए ने फिर भी इंडिया का सपोर्ट दिया, ठीक है। और उन्होंने इंडिया को कहा, इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा कि मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात क्या, यूएसए वाज रेडी टू प्रोवाइड आर्म्स एंड एयर सपोर्ट, इवन डिस्पैच यूएसएस इंटरप्राइज टू थ्रेटन चाइना, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसके बाद यूएसए ने जो है हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन देने की बात भी करी उस टाइम पे, कि हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन और एयर सपोर्ट भी क्या कहते हैं इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। यूएसए कैप्ट ऑन प्रोवाइडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड, उसने हमें जो है मिलिट्री और इकोनॉमिक एड कई सारे प्रोवाइड किए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी कानपुर जो है उसकी पूरी की पूरी स्पॉन्सरिंग जो है वो आपकी अमेरिका नहीं की थी, ध्यान रखना। तो आईआईटी कानपुर जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईआईटीएंस में माना जाता है, आईआईटी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसको भी सपोर्ट करने में कौन, अमेरिका का ही हाथ है, जो कि इसी टाइम पे किया गया था। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी आईआईटीज़ हैं उनका मॉडल भी हमने अमेरिका के एमआईटी से ही कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो है हमने वहाँ से कॉपी करके जो है, मतलब कि कॉपी इन द सेंस बोलेंगे कि हमने उस मॉडल को जो रैंसैक किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये कॉपी ऐसा वर्ड जो है इसको ना एलिमिनेट कर दीजिए अपनी डिक्शनरी से, इसकी जगह पे आप रैंसैक बोला कीजिए, क्योंकि कॉपी थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में हो जाता है, ठीक है ना। उसको उसको एक मतलब कि कहते हैं कि चुराने वाले टर्म में क्या कहते हैं लोग देखने लग जाते हैं। इसकी जगह पे अगर आप इसकी जगह पे ये यूज़ करेंगे कि भाई हमने रैंसैक किया है, आई थिंक रैंसैक विल बी द वेरी फेवरेबल वर्ड इफ़ आई स्पीक। तो आई थिंक वी शुड यूज़ दिस वर्ड रैंसैक रेदर देन कॉपी। आपको पता होगा कि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो भी क्या कहते थे कि वी हैड रैंसैक्ड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़। तो हमने रैंसैक किया है, कॉपी नहीं किया हुआ है। रैंसैक का मतलब होता है अच्छी चीज़ों को हमने उठाया है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1965 में चाइना इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। एंड उस वक्त क्या हो गया कि उस वक्त जो है उस वक्त यूएसए जो है, यूएसए हमसे नाराज़ हो गया था। एंड यूएसए हमसे नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी नाराज़ हो गया था। और इस चक्कर में क्या हो गया कि यूएसए जो है वो हमको छोड़कर कहाँ चला गया, वो चला गया वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राइसिस चल रहा था, और अमेरिका जो है उसकी चाहत थी कि वो अमेरिका क्या कहते हैं वियतनाम को पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट कर दे। उसको पता था अगर वियतनाम को कन्वर्ट कर गया तो लाओस कंबोडिया जो है उसको भी हम क्या कहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम दोनों को बीच में छोड़कर ये यूँ कह लो कि मतलब कि हम दोनों से नज़र हटा के वो वियतनाम में फोकस हो गया, ठीक है। हाउएवर इंडिया कंटिन्यू टू गिव प्रेफरेंस टू यूएसएसआर, जबकि इंडिया जो है अब भाई जैसे पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान और अमेरिका के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे बिगनिंग से। तो जैसे अमेरिका जो है पाकिस्तान को छोड़ के वियतनाम में चला गया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जो है अपने आप को लेकर चला गया चाइना के पास। अब जैसे चाइना के पास वो चला गया तो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पावर की प्रॉब्लम फिर से हो गई। तो हम लोग चले गए अमेरिका के पास, यूएसएसआर के पास, ठीक है ना। तो यहाँ से हम यूएसएसआर के क्लोज हो गए और अमेरिका से थोड़ा सा हम दूर हो गए, ठीक है ना। देखिए रिलेशनशिप कैसे कैसे बदलते हैं, ये देखना होगा आपको थोड़ा। After this, US sided with the Pakistan and India forged treaty of peace and friendship with the USSR in 1971। तो इसको देखते हुए जब 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 क्या कहते हैं मतलब कि जब इंडिया जो है वो यूएसएसआर के बाद चला गया, तो उसको लगा कि अब तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया। पाकिस्तान को जब सपोर्ट दे दिया तो हम लोगों को लगा कि अब हमें यूएसएसआर से फुल्ली जो है करना चाहिए। तो अगस्त 1971 में क्या किया, अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी ने जो है 20 साल का एक जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन जो है वो क्या कहते हैं आपका साइन कर दिया, किसके साथ, आपका यूएसएसआर के साथ। और यहाँ से क्या होगा कि हमारी और यूएसएसआर की बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। 1971 के अंदर फिर क्या कहते हैं मतलब क्या हुआ कि द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। निक्सन जो उस टाइम में प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। 1971 में जो है इंडिया ने क्या कर दिया, ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और वहाँ पे जो है बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए फाइट करने लग गया। मगर हमें बचाने उस टाइम पे कौन आ गया था, उस टाइम पे हमें रसिया आ गया था, क्योंकि रसिया मतलब यूएसएसआर आ गया था। यूएसएसआर का क्योंकि हम इसके साथ हमने पीस ट्रीटी साइन की हुई थी 1971 के अंदर।
उसके बाद इट अफेक्टेड रिलेशंस अंटिल द डिजोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। और इसने क्या कहते हैं पूरी तरीके से जो है मतलब कि जो रिलेशन हमारे बिगड़ने स्टार्ट हुए थे 1965 में, वो 1971 में पूरी तरह से बिगड़ गए। और ये जो ख़त्म होगा, ये ख़त्म होकर सही होगा दोबारा 1991 के बाद। जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन होगा यूएसएसआर का, तब हमारे और जो अमेरिका के रिलेशनशिप है वो सुधरने स्टार्ट होंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द फेसेस ऑफ कोल्ड वॉर यूएसए डिड नॉट हैव एनी इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी, बल्कि वो इंडिया से इतना नाराज़ हो गया कि उसने जो है मतलब कि जितने भी साउथ एशिया के क्या कहते हैं मतलब कंट्रीज़ थे, उनके साथ इसने पॉलिसी बनाई, उनके लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी रखी, लेकिन इंडिया के साथ इसकी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं हुआ करती थी। दैट वाज आल्सो द सिनेरियो। उसके बाद इंडिया क्लोज क्या कहते हैं इंडिया, पहली बात तो ये रीजन था, और दूसरी क्योंकि इंडिया जो है यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और दूसरा क्या है कि इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी थी जो कि अपने आप को खोलने के लिए तैयार नहीं थी। इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में और क्या कहते हैं मतलब अमेरिका जो है वो हमसे कहीं ना कहीं दूर होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपका नाउ द फोकस वॉज इंडियाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन 1971। अब क्या हुआ कि 1974 1971 के बाद मामला और बढ़ गया, और 1974 में जो है हमने याद होगा कि पहला अपना जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। और ये जो है इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से और ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब जो है अमेरिका हमसे नाराज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जो है 1974 में पोखरन एक्सपेरिमेंट फर्दर डेटेरियोरेटेड रिलेशंस, इसने हमारे क्या कहते हैं रिलेशन को जो है और ज़्यादा ख़राब कर दिया। उसके बाद 1982 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जो है क्या कहते हैं यूएस में विजिट किया, हालांकि इसके बाद कि क्या कहते हैं मेन कंसर्न वॉज टू एड्रेस इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, हाउएवर इंडिया वाज नॉट क्या कहते हैं अचीवमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि हमने न्यूक्लियर वेपन का जो है क्या कहते हैं टेस्ट किया, एंड दैट वाज। और एक और इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट हो गया था 1984 में। 1984 में भोपाल के अंदर एक गैस ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था कि भोपाल के अंदर जो है एक आपका एक जो है क्या कहते हैं कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो हुआ, उसके अंदर जो कंपनी हुआ करती थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड जो था, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो है आपका आपके जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो उसके यूनियन कार्बाइड के जो कंपनी के सीईओ थे, वो सीईओ जो थे वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो गया कि एक गैस लीक हो गई थी। ठीक है ना, वो गैस जो लीक हुई थी आपका एम आई एस क्या कहते हैं एम आई एस था, या आई थिंक एम आई एस था, क्या कहते हैं वो गैस लीक हो गई, और इस गैस के लीक होने की वजह से क्या हो गया, उस गैस के लीक होने की वजह से हज़ारों लोग क्या कहते हैं उस दिन मारे गए थे। ठीक है, और जिसकी वजह से हमने अमेरिका से हेल्प मांगी कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसने जो है हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वहाँ के जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उन्हीं की वजह से जो है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ। सो दिस वाज द इंटायर केस ऑफ द आई विल से द यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि आप हमारे इंडिया और यूएसए के साथ रिलेशनशिप जो है वो कितने ख़राब होते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो है इंडिया रसिया एंड चाइना टू फॉर्म आरआईसी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मतलब कि हम्म, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपका मेन कंसर्न ये हो गया कि 1991 में फाइनली जो है यूएसएसआर डिक्लाइन कर गया। जैसे यूएसएसआर डिक्लाइन कर गया, उसके साथ यूएसए मतलब कि 1919 का जो ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ईयर था। ध्यान रखेंगे, मैं बताता हूँ इसके अंदर हुआ क्या। 1991 जो है इसके अंदर क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका, यूएसएसआर का। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, पहला तो ये घटना हो गया, जो हमारा सबसे बड़ा अलाई हुआ करता था एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर, वो जो है टूट गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुआ कि आपका जो है यूएसएसआर का दूसरी चीज़ होगी कि यहाँ पे क्या हो गया, गल्फ वॉर हो गया। आपको पता होगा इराक ने जो है वो आपका कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था, और इसकी वजह से क्या हो गया कि पूरी दुनिया में गल्फ क्या कहते हैं मतलब ऑयल क्राइसिस हो गया। इस ऑयल क्राइसिस की वजह से हो गया ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ गए, और इंडिया के आगे जो है इंपोर्ट करने के लिए जो है जो फॉरेक्स हुआ करता था वो सिर्फ 2 हफ्ते का बच गया। और अगर 2 हफ्ते बाद हमारे पास जो है फॉरेक्स नहीं होता तो हमारी पूरी इकोनॉमी डाउन हो सकती है, क्योंकि जो है हम ऑयल जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। और उस टाइम पे हमारे जो है गल्फ वॉर का कोई भी गल्फ में क्या कहते हैं कोई भी कंट्री जो थी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर जो कंट्रीज़ थी, उसमें से कोई भी हमें जो है मतलब कि कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो आपका कुवैत हो। कुवैत में तो खुद क्या कहते हैं क्राइसिस था, बहरीन हो, कतर हो। ठीक है, उसके बाद चाहे यूएई हो, कोई भी हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था। इस चक्कर में क्या हो गया कि हमें बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, हमें लगा कि अब हम क्या करें। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इंडिया की जो पॉलिसी है इंडिया की पॉलिसी अगर इंडिया को देखना है तो इंडिया को अब इस 1991 जो ईयर है ये सबसे मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के मामले में, या यूँ कह लें फॉरेन पॉलिसी के मामले में। क्योंकि 1991 से पहले की पॉलिसी हमारी बिल्कुल अलग थी, और 1991 के बाद जो पॉलिसी हमारी बिल्कुल अलग थी। 1991 तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद हमारी बिल्कुल ओपन इकोनॉमी हो गई। 1991 तक हम लोग जो है यूएसएसआर टिल्टेड थे।
ठीक है ना, यूएस से साथ टिल्टेड थे, बल्कि चाइना पे भी हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस था। लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरीके से हम यूएसए और प्लस जो है आपका जो है यूएसए के बाद जो हमारा दूसरा जो क्या कहते हैं अलाई बना, वो बना हमारा क्या कहते हैं आसियान कंट्रीज़। ठीक है ना, साउथ याद होगा लुक ईस्ट पॉलिसी भी इसी के बाद ही हमारी लैमलाइट में आई थी, हमने इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद इसी टाइम पे हमने सेंट्रल एशिया के वो जो 5 कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इसी 1991 के बाद जो हमें लगा कि अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी जो है, उस डिपेंडेंसी जो है हम एनर्जी, आपका जो है एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसके लिए हम किसी किसी मतलब पर्टिकुलर कंट्रीज़ पे नहीं, बल्कि हमें और भी जगह पे फोकस करना पड़ेगा। तो हमने लैटिन अमेरिका के ऊपर फोकस किया और वेनेजुएला से हमने जो है रिलेशन स्टार्ट किया अपने, कि जिससे कि हमारा जो है ऑयल जो है मतलब कि ऑयल कि कभी इन फ्यूचर क्राइसिस हो तो हमारे पास जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, दैट वाज आल्सो। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमारी पॉलिसी, ये तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी में बोलूँगा 1991 के बाद खत्म हुई। वेस्ट एशिया से पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी, उस वेस्ट एशिया की डिपेंडेंसी को थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब डाइवर्सीफाई करने के लिए, जैसे आपका हो गया कि जैसे आपका कजाकिस्तान जो है मतलब कि आपका कहूँगा सेंट्रल एशिया पूरी तरीके से जब का जो है एनर्जी के मामले में जो है काफ़ी मतलब कि अच्छा क्या कहते हैं मतलब रिसोर्स क्या कहते हैं वहाँ पे काफ़ी रिच रिसोर्सेज हैं। वही अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे वेनेजुएला और इक्वाडोर जो है सबसे बड़ी कंट्रीज़ में से आते हैं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। वही क्या कहते हैं जो है वेस्ट एशिया का हमने अल्टरनेटिव सेंट्रल एशिया और लैटिन अमेरिका को देखा, तो वहीं पे जो है हमने यूएसएसआर का अल्टीमेट अल्टरनेटिव जो है उसके रूप में हमने किसको देखा, यूएसए को देखा और इधर आसियान कंट्रीज़ को देखा। और तो हमारा फोकस जो है यहाँ से बदल गया। ये था इंटरनेशनल लेवल पर बात करें। वर्ल्ड अगर 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 हम अंदर देखें तो अंदर हमने क्या किया, इंडिया के अंदर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ क्या किया, हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने जो है अपने यहाँ के लॉस को थोड़ा सा रिलैक्स किए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि हमने जितने भी पब्लिक कंपनीज हुआ करती थी या पब्लिक जितने भी पीएसयू हुआ करते थे, इन पीएसयूज़ के अंदर हमने जो है प्राइवेट ओनरशिप्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि दुनिया भर के देशों के साथ जो है हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, हमने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने डी रिजर्वेशन किया। डी रिजर्वेशन के अंदर भी यही हुआ कि जो जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हुआ करते थे, उन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हमने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को भी आने का मौका दिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है हमने बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। सो ये 1991 का जो साल है, 1991 का साल जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट ईयर में माना जा सकता है। एक बात मैं आपको हमेशा याद मतलब कि बताना चाहता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ घुटने ना टेकें, बल्कि अपना दिमाग चलाएं। क्योंकि जब इंसान के सामने प्रॉब्लम आती है तभी उसके पास सॉल्यूशन आता है। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा तो सॉल्यूशन ढूंढोगे किसके लिए। तो इसीलिए कभी भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है तो आपसे घबराए मत। आई एम टेलिंग यू, जैसी इसको कहा जाता है 1 2 3 मतलब कि क्या कहते हैं आपका जो है एक मूवमेंट था इंडिया के लिए। 1 2 3 मीन्स स्टार्ट। इंडिया की इकोनॉमी जो सही मायने में ग्रो होनी स्टार्ट हुई वो 1991 के बाद ही स्टार्ट हुई। अगर हम उस टाइम पे जो है इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर रहे होते तो आज हमारे पास जो है गवर्नमेंट स्कूल के अलावा हमारे प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते। अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते या इस प्रॉब्लम से हम सही से नहीं लड़ रहे होते तो आज हमारे पास जो है टेलीकम्युनिकेशंस के इतने अच्छे माध्यम नहीं होते। हमारे पास जो इतने अच्छे अच्छे व्हीकल्स हैं आज की डेट में, ये ट्रांसपोर्टेशन हमें दुनिया भर के नहीं मिल पाते। हम सड़क में बस पे चलते हैं, वो बस कई सारी क्या कहते हैं मतलब कि जो है स्पॉन्सर्ड है क्या कहते हैं बाहर की कंट्रीज़ के द्वारा। हम जिस मेट्रो में चढ़ते हैं उसे जापान ने बनाया। हम कई सारे जो है आज की डेट में जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका जो है बैंगलोर क्या कहते हैं, बैंगलोर चेन्नई क्या कहते हैं जो है आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग जो है वेस्टर्न आपका जो है क्या कहते हैं मतलब कि ग्रोथ कॉरिडोर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है आपका जो है क्या कहते हैं अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक क्या कहते हैं हाई स्पीड ट्रेन की क्या कहते हैं मतलब कि जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमारी पॉसिबल हो पाई तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने दुनिया भर के देशों के साथ अपने रिश्ते स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो हम वहाँ से क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और वो देश हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव दे पाए। आज हमारे पास न्यूज़ चैनल्स के इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसका रीज़न यही है। आज यूएसए की 6000 कंपनी अगर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है तो इसी वजह से। आज अगर हमारे 6000 जो यूएसए कह रहा हूँ यूरोप की कंपनीज जो है, अगर छः क्या कहते हैं हज़ार जो यूरोप की कंपनीज है उसके अंदर हमारे लगभग 6 मिलियन क्या कहते हैं लोग काम करते हैं, मतलब 60 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। उस 60 लाख लोगों को रोज़गार मिलने से जो है करोड़ों लोगों का मतलब कि घर चलता है, मतलब कि करोड़ों लोगों को उससे बेनिफिट होता है। क्योंकि वो छः मतलब कि आपके 60 लाख जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं और उनके परिवारों को भी बेनिफिट मिलता होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमने किया कि अगर 2 हफ्ते बाद हमारे पास अगर फॉरेक्स नहीं होता तो हमारा पूरा का पूरा देश डूब जाता। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी थी तो हमने सॉल्यूशन भी बड़ा ढूंढा। हमने अपने देश की इकनॉमी को खोला और सिर्फ
इकोनॉमिकली ही हमारे देश को बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमी के साथ पॉलिटिकली भी हमारा बेनिफिट हुआ। जब दुनिया भर के देश हमारे यहाँ पे आए तो दुनिया भर के देशों के साथ हमारे पॉलिटिकल टाइज हुए तो हमारा जो है सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हुआ, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमारे काफ़ी अच्छे हुए। उसके बाद जो है हमारा ट्रस्ट डेफिसिट जो कई सारे देशों के साथ हो रखा था वो हमारे ठीक हुए। डिफेंस के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आए, हमारे पास अलग तरह के हथियार आए। हमारा जो आर्मी था, हमारा जो मिलिट्री था वो काफ़ी स्ट्रांग हो पाया। हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स थे, जो कंज्यूमर मार्केट के अंदर लोगों के प्रोडक्ट्स के मामले में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ी, वहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव्स आए, हमारे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास आए, जिससे कि कंज्यूमर्स के अंदर जो है डिमांड का एक नया सिनेरियो स्टार्ट हुआ। अगर हमारे पास ये अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो ठीक है, इस प्रॉब्लम ना आने की वजह से जो है सबसे मेजर चीज़ जो मैं बोलूँगा आप लोगों को क्या, कि जो एजुकेशनली जो आज की डेट में अवेयरनेस जो फैली हुई है दुनिया के अंदर वो नहीं फैली होती शायद, क्या कहते हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर है मेनली, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, आज जो फ़ोन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये जो इंटरनेट हो गया जिसके माध्यम से आप और हम सब बात कर पा रहे हैं, ये सब शायद नहीं हो पाता। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसके अलावा मैं बात करूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी और पॉलिटी के सेक्टर में हमने इंप्रूवमेंट किया, बल्कि कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए। हम दुनिया भर के कल्चर से अपने आप को जोड़ पाए, दुनिया भर के कल्चर्स हमसे जुड़ पाए। इंडिया के बेटरमेंट के बारे में, इंडिया की जो हेरिटेज है उसके बारे में दुनिया भर को और पता चला। हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब कि इकोनॉमी या पॉलिटी नहीं, बल्कि हमने इन्वायरमेंट पे भी काम करना स्टार्ट किया। हमने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम करना स्टार्ट किया। आज इंडिया के जो आईआईटी सेक्टर्स हैं, जो दुनिया भर के अंदर क्या कहते हैं रेपुटेड मानी जाती है, चाहे हमारे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये सारे के सारे बड़े डेवलपमेंट्स अगर हमारे देश में हो पाए तो इसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या था, 1991 का ये साल। तो इसीलिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से जो है देखते हैं कि हमारी पॉलिसी कैसे कैसे कन्वर्ट होनी स्टार्ट होती है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया, रसिया और चाइना, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, फेज सेकंड फ्रॉम एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991 टू 2005। इसमें क्या हुआ कि इंडिया, रसिया और चाइना ने मिलकर जो है एक आरआईसी ट्रायंगल बनाया। आरआईसी ट्रायंगल में हमने एक दूसरे को सपोर्ट देने की बात की, क्योंकि यूएसएसआर जब कमज़ोर हुआ तो चाहे भले कमज़ोर हुआ, लेकिन उसमें फिर भी जो है सबसे बड़े देश के तौर पर जो उभरा, दैट वॉज रसिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो वीटो पावर जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अवेलेबल है, वो दुनिया के 5 देशों में जो अवेलेबल है, चाहे वो यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो और आपका चाइना हो, उसके बाद रसिया के पास है, क्योंकि सबसे बड़ा देश उन 15 देशों में रसिया ही था। तो इंडिया ने, चाइना ने मिलकर क्या किया, आरआईसी ट्रायंगल जो है उसको सपोर्ट किया। उसके बाद डिड नॉट ज्वाइन एनपीटी, हमने साथ में जो है एनपीटी को ज्वाइन नहीं किया। ये क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और क्या कहते हैं सीटीबीटी क्या, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात करना चाहूँगा, समझेंगे ध्यान से। देखिए, दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं उसके लिए जो है न्यूक्लियर वेपन जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी कंट्री के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही न्यूक्लियर वेपन जो है, अगर वो मतलब किसी एक ऐसे संगठन या एक ऐसे देश के पास आ जाए जो कि शायद जहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ना मौजूद हो, या जहाँ पर जो है आपका स्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा ना रहती हो, तो जाहिर सी बात है उन देशों में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और ये न्यूक्लियर वेपन सिर्फ किसी कंट्री के मतलब कि डिस्ट्रक्शन का नहीं कारण बनेगा, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन का जो है एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। पूरी जो मानवता है उसको शर्मसार करने वाली एक ऐसी चीज़ है ये, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ मानी जाती है, ठीक है। आपको हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में इसका एक बार इस्तेमाल हुआ और जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी जो है हर बार जो है अपने आप से शर्मसार होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक जो है ये जो है टोटल 5 देशों के पास जो है क्या कहते हैं मतलब कि मेनली अवेलेबल था। जो सबसे पहले आपका देखेंगे तो वो यूएसए है। यूएसए ने आपको पता होगा 1945 में जो है ये बना लिया था, ठीक है, 1945। एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से देशों के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स आज मौजूद हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओहो, कोई बात नहीं, हम इंटरनेट ऑफ ऑन करेंगे क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, ओके। तो अगर हम देखें तो क्या है कि यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इसी के साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब जब बात इंडिया और अमेरिका की आती है तो भाई साहब न्यूक्लियर वेपन के बात किए बिना तो काम ही नहीं बन सकता।
8 sovereign states have publicly announced successful detonations of the nuclear weapons। 8 देशों के पास जो है क्या कहते हैं, मतलब कि 8 देशों ने अनाउंस किया हुआ है कि हमारे पास जो है सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन है। जिसमें कौन कौन है, एक यूएसए हो गया, ठीक है, एक आपका रसिया हो गया, ठीक है, एक आपका ब्रिटेन हो गया, एक आपका जो है चाइना हो गया, एक आपका फ्रांस हो गया, एक आपका इंडिया हो गया, एक आपका पाकिस्तान हो गया, और शायद मेरे हिसाब से एक जो है कोरिया है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, देखते हैं आप कौन कौन से देश हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो है इन्होंने बोला हुआ है कि क्या कहते हैं हमारे पास हैं 8 देशों ने। 5 आर कंसिडर्ड टू बी न्यूक्लियर वेपन्स अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। इसमें से 5 जो हैं वो आपको आप जो है क्या कहते हैं 5 जो है इसके अंदर माने जाते हैं, वो आपके एनपीटी जो है, जो आपका क्या कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंतर्गत क्या कहते हैं देश आते हैं। इन ऑर्डर ऑफ एक्वाजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दीज आर द यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। ये पांचों के पांचों देश हैं जो कि आपके वीटो पावर वाली कंट्रीज मानी जाती है। ये एनपीटी के अंदर आती है। अगर ये एनपीटी के अंदर आती है तो क्या एनपीटी के अंदर इंडिया नहीं आता? तो जी, इंडिया एनपीटी के अंदर नहीं आता। पहली चीज़ तो ये। एनपीटी क्या होती है? एनपीटी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। The Treaty of Non-Proliferation of the Nuclear Weapons, commonly known as the NPT, is an international treaty whose objective is to prevent the spread of nuclear weapons। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करने की बात करता है कि आपको रोकना है क्या, न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से। एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, आप न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी जो है वो किसी को नहीं देंगे। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी जो है वो आप किसी को नहीं देंगे। ये एनपीटी का मकसद है। ठीक है, टू प्रमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और साथ में जो है क्या कहते हैं, मतलब कि आपको जो प्रमोट करना है कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिजार्मामेंट। ठीक है, और साथ में जो है न्यूक्लियर डिजार्मामेंट के ऊपर भी फोकस करना है एंड जनरल कंप्लीट डिजार्मामेंट। कुल मिला के जो है यही वाली बात है कि जो है आपको जो ये न्यूक्लियर वेपन जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, एनपीटी का मतलब क्या है कि आप क्या नहीं देंगे, ये टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे। ठीक है, दैट इज़ जो कि इन 5 देशों ने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो है आपका उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ठीक है, कि अच्छा उसके बाद कह रहा है कि मैप ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कौन कौन से देशों के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक तो अमेरिका के पास है, ठीक है, एक रसिया के पास है, ठीक है, एक आपका जो है यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के पास है। ठीक है, ब्रिटेन के बाद जो है ये आपका फ्रांस के पास भी है। ठीक है, फ्रांस के पास भी है। फ्रांस के बाद अगर हम देखें तो ये आपका चाइना के पास भी है। चाइना के बाद इंडिया के पास है। इंडिया के बाद पाकिस्तान के पास है। उसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया के पास भी है। ठीक है ना, हाँ, नॉर्थ कोरिया के पास है। और उसके बाद शायद ग्रीस के पास है, ग्रीस के पास। ठीक है, ग्रीस कह रहा हूँ, सॉरी, टर्की के पास। टर्की के पास भी क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियर वेपन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन। ये कह रहा है कि क्या कहते हैं एनपीटी डिजाइन न्यूक्लियर वेपन्स चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। अदर स्टेट्स विद न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड अदर स्टेट्स प्रिज्यूम टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इसराइल कहता है कि मेरे पास भी है। उसके बाद कह रहा है कि नाटो मेंबर्स न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग स्टेट्स बेल्जियम, जर्मनी, इटली। बेल्जियम के पास, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, टर्की, इन सब देशों से शेयर करता है क्या कहते हैं नाटो जो है क्या कहते हैं मतलब अपना जो है न्यूक्लियर वेपन। स्टेट्स फॉर्मली प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन। तो कह रहा है सिंस द एनपीटी एंटर्ड इन टू फोर्स इन 1970। अच्छा, एनपीटी जो इन्फोर्स हुआ था वो कब हुआ था? 1970 के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे 1970। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1970। 3 स्टेट्स दैट वर नॉट पार्टी टू द ट्रीटी हैव कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। एक तो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, तीनों में से कोई भी नहीं है एनपीटी का पार्टनर। नॉर्थ कोरिया हैड बिन पार्टी टू द एनपीटी बट विड्रो इन 2003। पहले जो नॉर्थ कोरिया वो पार्टनर हुआ करता था, लेकिन अब वो भी क्या कहते हैं इसका पार्टनर 2003 में इसने विड्रॉ कर लिया। इजराइल इज ऑल्सो जनरली अंडरस्टूड हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इसराइल भी ऐसा कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है बट डज नॉट एक्नॉलेज इट, लेकिन आज तक कभी इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया। मेंटेनिंग अ पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट एम्बिग्यूटी एंड इज़ नॉट नॉन डेफिनेट टू हैव कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट। उन्होंने कभी क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में ना बताया ना है वो, मगर बोलता है कि हमारे पास भी है। तो इसका मतलब इसराइल भी अभी कंफर्म नहीं है। इसराइल इज एस्टिमेटेड टू पॉजेस समवेयर बिटवीन 75 एंड 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। कहता है कि हमारे पास 75 से लेकर 400 न्यूक्लियर्स हैं। अब वो है भी नहीं है, वो अलग चीज़ है। उसका कह रहा है कि स्टेट्स दैट फॉर्मली पोसेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स आर साउथ अफ्रीका डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन। साउथ अफ्रीका के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा, और कजाकिस्तान के पास भी है, ध्यान रखेंगे। साउथ अफ्रीका के पास भी है, कजाकिस्तान के पास भी है। ठीक है ना, कजाकिस्तान के पास भी है।
ठीक है। स्टेट्स दैट आर फॉर्मली पोजेस्ड अंडर न्यूक्लियर वेपन्स आर साउथ अफ्रीका डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन बट देन डिसेंबल्ड इट्स आर्सेनल बिफोर ज्वाइनिंग द एनपीटी। तो इसने अपने आर्सेनल्स को वो कर दिया। एंड द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के पास, कजाकिस्तान के पास एंड यूक्रेन, वो बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन एंड क्या कहते हैं हुज वेपन्स आर रेपुटेटेड टू रसिया। मगर ये अभी मतलब इनके पास भी मतलब कि पूरी तरह से नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिपरी, द वर्ल्ड वाइड टोटल इन्वेंट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 2020 स्टूड एज 13,080 क्या कहते हैं मतलब अभी तो बना चुके हैं। अराउंड 30% ऑफ दीज आर डिप्लॉयड एंड ऑपरेशनल फोर्सेस एंड मोर देन 90% आर ओन्ड बाय अदर आइदर रसिया और द यूनाइटेड स्टेट्स। 90% रसिया के पास है या बाकी बाकियों के पास। एक मिनट रुक जाओ। चलो ये तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। आपका न्यूक्लियर वेपन्स मेरे हिसाब से, एक बार मैं ईयर देख लूँ। कौन कौन से ईयर में किस किसने बनाया, हाँ यहाँ पे है। तो इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। वही अगर हम रसिया के पास देखें तो 6,255, ठीक है। 500,550 न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास है। तो रसिया के पास अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। 350 चाइना के पास, इसराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास, मतलब 8 देश मेनली आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया नन बट मेटेरियल टू 450 न्यूक्लियर बम। देखते हैं कौन सा देश का किसने बनाया था। ये लिस्ट है यहाँ पे देखिए। तो अगर मैं बात करूँ, रसिया ने बनाया था 1949। पहले यूएसए का देखते हैं, 1945 में इसने बनाया। इसके 4 साल बाद 1949 में इसने बना दिया, ठीक है। 1900 उसके बाद ब्रिटेन ने बनाया था ये आपका 1952 में। 1952 में फिर ब्रिटेन ने बना दिया, ठीक है। 4-3, ठीक है। 52 में इसने बना दिया। उसके बाद आपका फ्रांस ने जो है 1960 में बना दिया, ठीक है। 1960 में, ठीक है। उसका चौथा किसने बनाया, चौथा बनाया फ्रांस ने बनाया 1960 में, ठीक है। 1960 में। उसका चाइना ने बनाया 1964 में, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इंडिया ने बनाया था आपका 1998 में। वहीं ये क्या कहते हैं पाकिस्तान ने भी 1998 में बनाया, दोनों ने, ठीक है। पाकिस्तान ने और इंडिया ने भी क्या कहते हैं, इंडिया ने भी बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बनाया 2006 में, ठीक है। और इसराइल क्या कहते हैं, इसराइल का अभी तो कन्फर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये देख सकते हैं। तो बस 1945 में अमेरिका ने बनाया। 1949 में जो है, 1949 में जो बनाया वो आपका, ठीक है, 1945 में बनाया है अमेरिका ने। 1949 में बनाया आपका ये आपका रसिया ने। 1952 में बनाया आपका ब्रिटेन ने। 1960 में बनाया फिर उसका फ्रांस ने। 1964 में बनाया फिर चाइना ने। 1964 के बाद 1998 में बनाया इंडिया और पाकिस्तान ने। और 2006 में कह सकते हैं आपकी वो कोरिया ने बनाया। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है ना, इन सब ने क्या कहते हैं अपना अपना बनाया। अब इसमें 3 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है एग्रीमेंट कि सबसे पहला एग्रीमेंट होता है एनपीटी। एनपीटी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे कि वो भी बना सके, ठीक है ना। क्यों नहीं बनाना चाहिए ये आपको बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी क्या है, बेसिकली सीटीबीटी कहता है कि आप अपने देश में क्या नहीं कर सकते, आप मतलब कि इसका मतलब कि आप जो है इसके अंदर टेस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे मतलब आपने बना दिया और आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीटीबीटी जिसने साइन कर रखा होगा वो टेस्ट नहीं कर सकता, नहीं तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सेंक्शन लग जाएगा। उसके बाद लास्ट होता है एक एनएसजी। एनएसजी का मतलब क्या है, जिनके पास भी क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर क्या कहते हैं मतलब कि दूसरे देश को प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। वो दूसरे देश को प्रोवाइड नहीं करेगा किसके पर्पज़ से, मिलिट्री पर्पज़ से। आप दूसरे देश को न्यूक्लियर दे सकते हो, लेकिन
प्लस वो सिविल यूज़ के लिए हो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हो बस। अगर आप उसको अगर वो क्या कहते हैं मतलब मिलिट्री पर्पज से अगर यूज़ करने के लिए ले रहा है तो आप उसे नहीं दे सकते, ठीक है ना। एनएसजी से एनएसजी से क्या कहते हैं इंडिया को जो है मतलब बाहर रखा गया। तीनों में से किसी का भी क्या कहते हैं इंडिया जो है वो सिग्नेटरीज नहीं है, किसी भी क्या कहते हैं देश से क्या कहते हैं मतलब हमें कोई कंपल्सन नहीं है कि हम इसे साइन करें, ठीक है। हालांकि हमें रखा भी नहीं गया इन देशों में, ठीक है, लेकिन अब जो है एनएसजी को लेकर क्या कहते हैं लगातार ये डिमांड होती है कि एनएसजी में इंडिया को शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि देखो हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें नहीं चाहिए क्या कहते हैं आपका जो है मतलब आपका जो है मतलब यूरेनियम हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं आपका जो है मतलब यूरेनियम क्या कहते हैं हमें नहीं चाहिए, किस लिए कि हम भाई मतलब कि न्यूक्लियर वेपन बनाएं, हमें बस चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कहते हैं हमें नहीं चाहिए। तो देखो अगर आपने देखा होगा कि हमने पूरे अमेरिका को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट हमारा 1947 से लेकर 1991 तक है और दूसरा 1991 से लेकर 2005 तक है। तो 2005 तक क्यों लिया हुआ है सोचे, कि 2005 में क्या हो गया कि हमारा एक सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था इंडिया मतलब अमेरिका के साथ। उसने हमें बोला कि जितना भी क्या कहते हैं न्यूक्लियर जितना भी तुम्हें क्या कहते हैं मतलब कि तुम्हें यूरेनियम चाहिए होगा हम प्रोवाइड करेंगे, वी विल प्रोवाइड। जितना चाहे तुम्हें क्या कहते हैं यूरेनियम चाहिए होगा, पोटेशियम चाहिए होगा, क्या कहते हैं पोटेशियम ही होता है पता नहीं, पोटेशियम तो नहीं, पोटेशियम होता है पता नहीं क्या, प्लूटोन होता है शायद, प्लूटोन होता है या क्या कहते हैं, यूरेनियम और प्लूटोन से बनता है आपका न्यूक्लियर वेपन। खैर अब देखते हैं। तो यूरेनियम तो मुझे पता है कि सबसे क्या कहते हैं मतलब कि इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो उसने कहा कि जितना तुम्हें चाहिए होगा हम तुम्हें देंगे, लेकिन ध्यान रखें वो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि एनएसजी में हमें मना कर रखा है कि हमें न्यूक्लियर कोई देश मतलब कि हमें कोई यूरेनियम कोई देश प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। वरना अगर यूरेनियम प्रोवाइड करने की बात हो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में 42% जो वर्ल्ड का जो यूरेनियम है वो पाया जाता है। हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर केरला में पाया जाता है, लेकिन उतना अभी खोज नहीं हुआ है क्या कहते हैं कहाँ पे है यूरेनियम, कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल कि मतलब यूरेनियम हम क्या कहते हैं हमें कोई भी देश नहीं दे सकता, ठीक है ना, क्योंकि हम एनएसजी के क्या कहते हैं मतलब सिग्नेटरी नहीं है। और अगर वो देश देता है हमें यूरेनियम सप्लाई करता है तो उसके ऊपर सेंक्शन लग सकता है यूएस का और रसिया का और बाकी चाइना और क्या कहते हैं ब्रिटेन, इन सब देशों का। तो हमें नहीं दे सकता। लेकिन बाद में अमेरिका ने खुद कहा कि ठीक है वी आर रेडी टू प्रोवाइड यूरेनियम फॉर द सिविल यूज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन प्रोवाइड इट। तो जैसे ही उन्होंने प्रोवाइड करने की बात की तो उसके बाद दुनिया भर के बाकी देशों ने कहा कि ठीक है वी आर रेडी टू प्रोवाइड यूरेनियम टू द इंडिया। तो उन्होंने भी क्या कहते हैं प्रोवाइड करने की बात हमें कर दी कि ठीक है हमें देंगे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे क्या कहते हैं आप जर्मनी तो नहीं बोलूँगा, फ्रांस हो, रसिया हो, ठीक है, ब्रिटेन हो, इन सब ने हमें देने की बात कर दी। और हमारे यहाँ पे कई सारे प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं आपके यूरेनियम क्या कहते हैं मतलब कि जो है पावर प्लांट्स के, ठीक है, यूरेनियम पावर प्लांट्स के हमारे पास कई सारे क्या कहते हैं मतलब कि प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें शायद हमारा सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम पावर प्लांट जो है वो हमारा तैयार हो रहा है इंडिया और क्या कहते हैं आई थिंक मेरे हिसाब से फ्रांस की मदद से क्या कहते हैं वो तैयार हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि यूरेनियम के मतलब कि न्यूक्लियर वेपन के मामले में 3 तरह की इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होती हैं। सबसे पहली ट्रीटी होती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अंदर क्या होता है आप अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा होता है सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, जिसके अंदर क्या है कि आप जो अपने यहाँ पे ट्रीटी नहीं कर सकते मतलब कि। और तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है आपकी दैट इज़ एनएसजी। एनएसजी का मतलब क्या होगा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, कि मतलब कोई भी देश अपना न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर के जो मटेरियल्स हैं यूरेनियम्स हैं वो किसी दूसरे देश को जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑल इन तीनों में से हम किसी के भी सिग्नेटरी नहीं है, बल्कि हम क्या पाकिस्तान भी शायद मेरे हिसाब से पाकिस्तान, इंडिया और क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया, तीनों में से कोई भी देश जो है सिग्नेटरी नहीं है। तो ये वाली बात कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि जब नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी आई 1970 में तो हम पे दबाव बनाया गया कि हम भी इसे साइन करें, लेकिन हमने इसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई इसलिए हमने मना कर दिया कि टॉप 5 कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशन की है, जो कि उतनी बड़ी देश है भी नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं लाइक जैसे आपका ब्रिटेन हो गया या आपका फ्रांस या हो गया, ये इतने बड़े देश नहीं है। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं इनके पास जो है ये टेक्नोलॉजी है। और हम जो है इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारे पास दोनों साइड में जो है मतलब कि एनिमीज़ हैं, चाहे वो आपका चाइना हो गया, चाहे वो आपका जो है मतलब कि पाकिस्तान हो गया, जो अक्सर इन्फिल्ट्रेट करता रहता है टेररिस्ट का। अगर ये इतने बड़े क्या कहते हैं डेंजर होने के बावजूद हम लोग नहीं रख सकते, तो फिर ये बिल्कुल क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, और इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को हम साइन नहीं करेंगे। तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि वी आर नॉट गोइंग टू साइन एनी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ व्हाट न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी। तो एनपीटी साइन नहीं किया हमने, सीटीबीटी साइन नहीं किया हमने, क्योंकि हमने इसलिए साइन नहीं किया सीटीबीटी क्योंकि हमने जो है टेस्ट किया है, और हम टेस्ट अगर हम साइन करते तो हम टेस्ट नहीं कर सकते थे। और चौथा है क्या कहते हैं तीसरा है एनएसजी। एनएसजी में भी हमने अभी तक साइन नहीं किया हुआ है। एनएसजी बेसिकली हमने साइन नहीं किया हुआ, मतलब ये है कि हमें किसी ने बनाया ही नहीं दरअसल। अगर हम उसके ग्रुप बन जाते तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनने के बाद क्या है यूरेनियम हमारे देश में सप्लाई हो सकता है, लेकिन हमें नहीं किया है। बट उसके पार्ट में फिर भी हमें जो है 2005 में इसके लिए भी इजाज़त देती गई, अभी देखेंगे।
तो इंडिया ने एनपीटी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, सीटीबीटी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में हमने पोखरन टेस्ट कर लिया एंड वेयर फर्दर इंस्टेंट हम पे सेंसन्स लग गए काफ़ी सारे, आपको पता होगा। देन यूएसए नाउ कंपेयर इंडिया टू साइन सीटीबीटी, तो हम पे क्या कहते हैं मतलब कि जो है फर्दर क्या कहते हैं मतलब कि जो है हम लोग आपका जो है मतलब कि टेस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए क्या कहते हैं हम पे जो है मतलब कंपेल किया गया कि आप ट्रीटी साइन करो, लेकिन हमने फिर भी साइन नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद 1999 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस साइडेड इंडिया इन अ कारगिल वॉर, लेकिन जब 1999 में जब पाकिस्तान ने जो कारगिल कर दिया, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या कहते हैं मतलब जो है 1919 में जब ये कारगिल किया गया, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं हम यूएसए जो है यूएसए क्या कहते हैं मतलब कि पाकिस्तान की जगह पे हमारे साथ में आ गया, उसने हमें सपोर्ट दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 2000 में जो है बिल क्लिंटन ने जो है पहली बार 22 साल के बाद 1978 में जो है जिम कार्टर जो थे, याद होगा जिमी कार्टर के बारे में मैंने बताया था, जब मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी, तो 1978 में जो है वो आए थे हमारे यहाँ पे। उसके बाद 2000 में इतने सालों के बाद जो है कोई क्या कहते हैं मतलब जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का इंडिया में आया था, बहुत ही वार्म वेलकम हुआ था इनका इस टाइम पे, ठीक है। और इन्होंने वहाँ पर क्या कहते हैं मतलब कि जो है वहाँ से क्या कहते हैं हमारे जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशन 2000 से हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रिलेशन जो है बिगिन होने स्टार्ट हुए। उसके बाद अगर हम बात करें कि फेज़ सेकंड की बात करें, तो फेज़ सेकंड जो है फ्रॉम एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या है। फेज़ सेकंड बेसिकली क्या है, फेज़ सेकंड में क्या कहते हैं जो है आपका क्या कहते हैं आपका 2001 में जो है क्या कहते हैं यूएसए ने क्या किया, हमारे ऊपर जितने भी सेंसस लगे हुए थे सारे के सारे सेंसस उसने हटाने की बात कह दी, ठीक है। एंड क्या कहते हैं कॉल्ड इंडिया एज अ नेचुरल अलाई, और उसने इंडिया को जो है एक नेचुरल अलाई के तौर पर देखना स्टार्ट कर दिया। क्यों, इसके दो कारण थे। पहली बात तो ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो इसका ये था कि चाइना 1989 के बाद कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा था, और वो जो अगर ग्रो हो रहा था और यूएसएसआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे थे, ठीक है, सॉरी यूएसएसआर और चाइना काफ़ी पास आ रहे थे, तो इस वजह से उनको लगा कि चाइना और यूएसएसआर अगर साथ में आ गए और इंडिया भी उनके साथ आ गया तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना विल बी डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई यूएसए डिसाइडेड दैट वी विल गो टू बिकम द नेचुरल लाई ऑफ इंडिया। तो उसने कहा कि इंडिया, लेकिन इंडिया को वो कर नहीं सकता क्या कहते हैं नेचुरल लाई, क्योंकि भाई इंडिया के ऊपर उन्होंने सेंसर लगा रखे हैं, तो ऐसे में सेंसर हटाना जरूरी है। तो बिल क्लिंटन ने कहा हटा दो क्या कहते हैं मतलब सेंसन, अगर हम चाइना को बीट करना चाहते हैं तो हमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। एंड यहाँ से क्या हुआ कि हमारे और जो अमेरिका के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसकी फाउंडेशन बननी स्टार्ट हो गई, और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने क्या किया कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है उसको प्रमोट करने में बेनिफिट पहुँचाया। वो क्या है अभी डिटेल में बात करेंगे। कॉपरेशन इन स्पेस एंड हाई टेक्नोलॉजी की भी बात साथ में हुई कि स्पेस में भी क्या कहते हैं, स्पेस में भी हमारे जो है नासा जो है हमारे इसरो के साथ मिलकर कई सारे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम करेगा, और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है डीआरडीओ के साथ भी हम लोग मतलब कि बनाने में क्या कहते हैं मतलब वेपन्स बनाने में साथ देंगे। उसके बाद मनमोहन सिंह पेड अ विजिट टू यूएस क्या कहते हैं एंड फाइनलाइज 1-2-3 एग्रीमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में गए, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या कहते हैं वहाँ से जो है क्या कहते हैं मतलब फाइनलाइज किए हमारे कुछ एग्रीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। डिफेंस फ्रेमवर्क वाज आल्सो साइंड फॉर 10 ईयर्स, हमारे डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुए। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ कि 2001 के अंदर जो है 2001 के अंदर, ठीक है 2001 के अंदर नहीं 2005 में हुआ था यार साइन, ठीक है। 2005 में क्या कहते हैं जो है इंडिया और क्या कहते हैं यूएसए का जो है सिविल न्यूक्लियर क्या कहते हैं सिविल न्यूक्लियर आपका जो पॉलिसी है वो हमारी साइन हुई, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कॉपरेशन साइन हुआ, ठीक है ना, एनसीसी। इसमें क्या हुआ कि उसने कहा हमें कि भैया अगर आपको सिविल पर्पज़ के लिए अगर आपको यूरेनियम चाहिए, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स लगाना चाहते हैं, पावर प्लांट्स लगाना चाहते हैं, देन हम क्या कहते हैं साथ देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वी विल प्रोवाइड, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें क्या कहते हैं यूरेनियम के लिए जो है इंस्टीड ऑफ क्या कहते हैं बैन क्या कहते हैं आर एंट्री इन टू द एनएसजी वी हैड बीन प्रोवाइडेड द सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। सो दैट वाज अ मेजर स्टेप इन द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया एंड वी गॉट इट, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसमें जीतने में कामयाब रहे, ठीक है, डिप्लोमेसी के अंदर। उसके बाद मनमोहन सिंह जी गए वहाँ पर, उन्होंने भी क्या कहते हैं मतलब कि जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए, और 10 साल के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क जो है हमारा तैयार हुआ। 2016 में यूएसए ग्रांटेड इंडिया स्टेटस ऑफ मेजर डिफेंस पार्टनर। 2016 में जो है क्या कहते हैं यूएसए ने इंडिया को प्रोवाइड किया कि हम क्या है हम यूएसए के जो है मेजर आपका जो है आपका डिफेंस पार्टनर है, क्या कहते हैं मतलब कि डिफेंस के मामले में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा सामान जो है क्या कहते हैं अमेरिका से इंपोर्ट भी करते हैं और साथ में उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट एंडेड द न्यूक्लियर आइसोलेशन ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो है 2005 का जो ये सिविल न्यूक्लियर डील था, इसने क्या किया, इसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियर आइसोलेशन जो था हमारा इंडिया का, उसको क्या कहते हैं मतलब बैन कर दिया गया, मतलब सॉरी उसको हटा दिया गया, जो बैन लगा हुआ था हमारे ऊपर, ठीक है। सेंसन पूरी तरह से खत्म हो गए। साथ में क्या हो गया कि हमें जो है हमें न्यूक्लियर मतलब कि यूरेनियम प्रोवाइड करने के लिए क्या कहते हैं अमेरिका ने वादा कर दिया,
ठीक है। साथ में हमें जो है एक दर्जा मिला क्या, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन कंट्री, कि हम जो है, इंडिया एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर सिर्फ रख ही नहीं सकता बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी जानता है। ऐसा नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबली जो है क्या कहते हैं मतलब इसका यूज़ करे। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि हमें ये जो है रिस्पेक्ट दोबारा मिल पाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है अंडर दिस इंडिया इंडिया एग्रीड इंडिया एग्रीड टू सेपरेट्स इन सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो हमने कहा कि इंडिया जो है वो एग्री करता है कि हम जो है अपने सिविल पर्पस के लिए क्या कहते हैं यूरेनियम का इस्तेमाल, ये न्यूक्लियर का इस्तेमाल, और प्लस क्या कहते हैं मिलिट्री पर्पस से न्यूक्लियर का इस्तेमाल जो है उसे हम बिल्कुल अलग रखेंगे। मिलिट्री में तो हम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड एनी फर्दर क्या कहते हैं मतलब कि क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट, हम कहीं भी क्या कहते हैं कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने वाले। लेकिन सिविल मैटर में क्या कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत है और इसके लिए हमें सपोर्ट दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो है हमने इसके लिए एग्री किया, और हम लोगों ने एक चीज़ पे, और हमें क्या कहते हैं अमेरिका ने कहा कि ठीक है क्या कहते हैं हम आपको सारा का सारा जितना चाहिए आपको यूरेनियम हम प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसके लिए एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। और वो ट्रीटी क्या थी, वो ट्रीटी ये थी कि हमें जो है एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी इंटरनेशनल क्या कहते हैं एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके अंदर क्या कहते हैं मतलब कि जो है हमें वहाँ क्या कहते हैं हमें जो है वाइल प्लेसिंग सिविल न्यूक्लियर अंडर IAEA, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन रिटर्न US एग्रीड फॉर फुल न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड वेयर फ्रॉम द एनर्जी ग्रुप। साथ में हमें क्या कहते हैं मतलब कि जो है हमें एनर्जी ग्रुप से क्या कहते हैं मतलब वे ऑफ करने की बात की कि हमें वहाँ से क्या कहते हैं मौका दिया जाएगा, हमें उसके अंदर मतलब कि एंटर किया जाएगा। साथ में क्या कहते हैं हमें न्यूक्लियर कॉपरेशन भी क्या कहते हैं प्रोवाइड पूरी तरह से करने के लिए तैयार है अमेरिका। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसका एक ढेला भी जो है ना क्या कहते हैं मतलब कि जो यूरेनियम का है वो हम किसके न्यूक्लियर वेपन्स को मिलिट्री पर्पस से बनाने, न्यूक्लियर वेपन या मिलिट्री क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं मतलब पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ इसके किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, कि हम लोग अपने यहाँ पे पावर प्लांट्स लगा सकें। ठीक है। इट रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज रिकॉर्ड बीइंग क्वालिटेटिव विदाउट बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ टू NPT, ठीक है ना। और हम बिना किसी NPT के क्या कहते हैं सिग्नेटरी होने के बावजूद भी जो है इंडिया को ये बेनिफिट मिला। एंड ऑन दी अदर हैंड चाइना सपोर्टेड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। वहीं पे क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो है उसको सपोर्ट किया किसने, पाकिस्तान ने, को क्या कहते हैं चाइना ने, कि हम जो है पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट देंगे। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल प्रोग्राम ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। और ऐसा कहा जाता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि चाइना ही है। चाइना ने ही पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान को सपोर्ट दिया कि क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन जो है आप लोग अपने अपने देश में डेवलप कीजिए, वी आर प्रोवाइडिंग यू द टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड किया, जबकि जो है CTBT और NPT का जो है चाइना मेंबर है, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और हम लोग उसके मेंबर नहीं हैं, फिर भी हमने उसका एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ या यूँ कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसकी मेंटेन की है कि वी आर अ स्टेबल एंड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द रेदर देन स्टेट दैट हु विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट दैट द न्यूक्लियर वेपन शुड नॉट बी यूज फॉर द वॉरफेयर। प्लस हमने इस तरह का एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, नो फर्स्ट यूज़ का भी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। क्या कहते हैं कि हम जो है अपना क्या कहते हैं मतलब कि न्यूक्लियर वेपन जो है किसी देश के ऊपर पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई हम पे इस्तेमाल करेगा देन रिटेलिएशन में हम इस्तेमाल करेंगे, बट ऐसे हम किसी पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल स्टेट लाइक इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद इट ओपन इंडियाज एंट्री इनटू द MTCR में हमारी एंट्री स्टार्ट हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर हम स्टार्ट हुए, वाशिंगटन अरेंजमेंट के अंदर स्टार्ट हुए। MTCR बेसिकली आई विल से द मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब कि एक प्रॉपर इस्तेमाल के लिए। एंड सिविल लाइबिलिटी इन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि अमेरिका ने हमें ऑफर किया कि भाई हम जो है क्या कहते हैं इंडिया को जो है न्यूक्लियर क्या कहते हैं मतलब यूरेनियम हम सारा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं इंडिया ने जो है इंडिया के यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब इंडिया की कंट्री में एक भी यूनाइटेड नेशन की कंपनी नहीं है जो कि मतलब पावर प्लांट लगा रही हो जो कुछ भी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इंडिया ने 2010 के अंदर जो है एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, सिविल लाइबिलिटी इन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिविल लाइबिलिटी इन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या है कि जब भी कोई देश हमारे यहाँ पे अगर पावर प्लांट लगाने आता है यूरेनियम का पावर प्लांट, तो उसके साथ हम पहले ये साइन करवाते हैं इस एग्रीमेंट, इस क्या कहते हैं एक्ट के तहत एग्रीमेंट। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि सिविल लाइबिलिटी इन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसमें 2010 में लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि सपोज वन थिंग कि पावर प्लांट अगर यूरेनियम का कोई इंडिया में लगता है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उससे कोई डैमेज होता है, कोई उसका मिसयूज़ होता है, या उससे कहीं क्या कहते हैं कोई चीज़ मतलब कि लीक हो जाती है वो गैस, तो उसमें जितना भी क्या कहते हैं मतलब जो डैमेज होगा उस सारे के सारे डैमेज को कौन भरेगा? उस सारे के सारे डैमेज को भरेगा वो देश जिस देश का पावर प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये अब इससे क्या हो गया कि अमेरिका की काफ़ी सारी कंपनी जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए डर गई।
उन्होंने कहा यार अजीब बात कर रहे हो, अगर ससुरा क्या कहते हैं, अगर मान लो कल को कोई कोइंसिडेंस हो जाता है तो हम तो लुट जाएंगे यार, हैं। और इसमें खर्चा कोई नॉर्मल, क्योंकि न्यूक्लियर मतलब कि आपका जो है मतलब यूरेनियम का क्या कहते हैं लीक हो जाने का मतलब होता है लाखों लोगों का एक साथ मर जाना। और इतने लोग अगर मर गए, उनका कंपनसेशन देते देते ही क्या कहते हैं हम बिक जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडिया के अंदर पावर प्लांट लगाने के लिए मना कर दिया। वही फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, रसिया ने कहा कि वी आर रेडी फॉर इट, हम सारा का सारा कंपनसेशन दे देंगे, जिससे कि फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी हमारे यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन बाद में हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया है इस पॉलिसी को। अभी हम यूएसए के साथ बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं इसके अंदर क्या कहते हैं मतलब कि सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि मतलब आपका जो है इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ जो है टाई अप कर लेंगे। और जो मतलब कि मतलब जो है आपका, अगर बाय द वे कोई इस तरह का अगर मिस हैपनिंग कोई होता है, अगर कोई किसी तरह का कोई इंसिडेंस होता है, तो आपका इंश्योरेंस रहेगा तो हमें वहाँ से डैमेज कंट्रोल हमारा पूरा हो जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर जस्ट लुकिंग अपॉन। क्योंकि देखिए वही वाली बात है, सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, हमें किसी चीज़ को अल्टीमेटली नहीं कह देना कि ये नहीं हो सकता, या अल्टीमेटली ये नहीं कह सकते कि यही करेंगे हम। एक स्टेबल क्या कहते हैं मतलब कि एक सस्टेनेबल हम जो है डील करना चाहते हैं हर देश के साथ, कि हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप हो सके और कोई भी कोइंसिडेंस और कोई मिस हैपनिंग हो तो उससे मतलब निपटने की भी हमारे पास जो है सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। सो दैट इज़ आवर कंसर्न, दैट इज़ आवर प्रायोरिटीज, दैट the security in the, I will say, the economic security and the social security both are important concern for India. So that's why we will balance both the things with the proper solutions for it. उसके बाद क्या हुआ कि 2010 में क्या हुआ कि ओबामा ने हमारे यहाँ पे विजिट किया, कॉल्ड इंडो यूएस फ्रेंडशिप एंड मोस्ट डिफाइनिंग फ्रेंडशिप फॉर 21st सेंचुरी, प्रॉमिस्ड यूएस सपोर्ट फॉर इंडिया सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद ओबामा, ओबामा इज़ अ वेरी मतलब इनलाइटेंड पर्सनैलिटी, ही इज़ अ वेरी prominent, eminent and a spectacular veteran kind of the personality, very well. You will be knowing about Obama's struggle of life and how he became the president of America. He is a very adorable person. If I really speak, I admire him. ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ओबामा को हम सब बहुत प्यार करते हैं, दैट वेदर ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका इट डजेंट मैटर फॉर अस, वी स्टिल लव हिम, ठीक है ना। सो ही इज़ अ मैन ऑफ अ इंटीग्रिटी, यू विल से। तो ओबामा 2010 में इंडिया में आते हैं, और जब वो इंडिया में आते हैं तो मैं फ़ोटो इनके पैसे है नहीं, मैं दिखा नहीं पा रहा, बट बड़ी क्या कहते हैं अच्छी फ़ोटो थी, खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या कहते हैं, ओके, कॉल्ड इंडो यूएस फ्रेंडशिप एज मोस्ट डिफाइनिंग फ्रेंडशिप ऑफ 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा कि, उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फ्रेंडशिप है वो सबसे डिफाइनिंग फ्रेंडशिप जो है वो दुनिया के अंदर मानी जा सकती है, ठीक है ना। एंड ही प्रॉमिस्ड यूएस सपोर्ट फॉर इंडियाज सीट इन यूएनएससी। तो उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट के लिए, जो कि इंडिया काफ़ी टाइम से प्रोक्लेम कर रहा है कि दिस शुड द सीट ऑफ परमानेंट सीट शुड बी प्रोवाइडेड टू द इंडिया, बिकॉज India is the largest economy, even the sixth largest economy of the world, and the second most populated country. So we are representing the, I think, the approximately 10 to 15% population of the world, and we are also representing the the huge economic economy of world. So I think we should be provided the permanent seat in the United Nations Security Council. So that is also very important. Demand of India is continuously raised by the Indian representatives on the United Nations, I will say the meets and other international platforms. तो ओबामा ने इसे सपोर्ट किया। ओबामा सेड दैट वी विल डेफिनेटली गो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इंडियाज परमानेंट सीट्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम उसके लिए भी हम भी सपोर्ट करेंगे। एंड हैन सेकेंडली ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर सिविल लाइबिलिटीज़। इसने जो है सिविल लाइबिलिटीज़ के ऊपर जो है क्या कहते हैं, मतलब मैंने बताया ना, सिविल लाइबिलिटीज़ जो अगर कोई हो जाती है, कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है, कोई कैजुअलिटी अगर होती है बाय द वे, अगर क्या कहते हैं मतलब पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास, तो उसके लिए भी सपोर्ट करेगा, या उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन निकालें जिससे कि हम लोग जो है इसमें इंडिया की मदद कर सके। और उसके बाद 2015 में दोबारा ओबामा आए। ओबामा वॉज प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर 8 years, एंड फॉर 2 tenures ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, बिकॉज अमेरिका हैज़ द पॉलिसी ऑफ प्रेजिडेंटशिप फॉर 2 tenures ओनली. So in the both tenures he was elected as the president of America with a huge mass support. So you will find out कि क्या कहते हैं मतलब कि ये दोबारा जब बने president, he again came to India. He was the president of the United States. He was the only president of the United States who visited India twice. I will say 2 बार क्या कहते हैं इंडिया में आए ये, ठीक है ना। और ये अभी तक के जितने प्रेसिडेंट थे उनमें से he was a single president who came 2 times in India.
ठीक है ना. ओनली पोर्टस इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे. ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे इन इंडिया इन 2015. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत सम्मान की बात थी. ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही मतलब रिच कंट्री है और साथ में बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी है दुनिया की. तो इसलिए अमेरिका का किसी देश के साथ खड़ा होना जो है वो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है. और ऐसे में अमेरिका वो हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे साथ थे, तो ऑब्वियस सी बात है, इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया. एंड इट वाज द well expression of the bilateral I will say the power cooperation between India and USA. So that was also the good message to the world. मोदी रिजॉल्व यूएस कंसर्न्स ओवर सिविल न्यूक्लियर इशू. बाद में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो ये प्रॉब्लम थी इसको रिजॉल्व किया, जो कि आपका न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटीज़ की जो प्रॉब्लम थी. तो इसमें भी क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी, यू नो दैट ही इज़ अ वेरी वेल पर्सन इन दीज सिनेरियोज, दैट हाउ टू एडजस्ट द थिंग्स इन अ वे he knows about these things very well. So that's why he adjusted that the civil nuclear liability act will be modified and amended according to the benefits for both the parties. So he decided that we will go to the insurance company. So that was a very good solution that had been given by Modi ji. आफ्टर दैट आई विल से इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क भी तैयार हुआ, वॉज रिनाउंड फॉर 10 ईयर्स. क्या कहते हैं जो 10 साल पहले साइन हुआ था, आपको पता होगा 2005 में, वो 2005 के बाद 2015 में दोबारा साइन हुआ. और हमारा डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो फिर से एक एडवांस लेवल पे दोबारा चलेगा अमेरिका के साथ, ये बात तय हुई. उसके बाद आपका जो है DTI डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है वो भी साइन किया गया. इसके बाद डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को साइन किया गया. उसके बाद अगर हम देखें, फिर आए ट्रंप. ही वॉज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. सो इंडिया गिवन स्टेटस ऑफ अ मेजर डिफेंस पार्टनर. हमें जो है एक मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस मिला, ठीक है, जब ट्रंप हमारे यहाँ पे आए 2016 में. एंड रिलीज साउथ एशिया स्ट्रेटजी एक्नॉलेजिंग इंडियाज कंस्ट्रक्टिव रोल इन द अफगानिस्तान एंड इंडियन ओशन. और जैसा कि अमेरिका जानता था कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टिव रोल है अफगानिस्तान के अंदर. और यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट के बाद ही जो है, मतलब सॉरी यूनाइटेड नेशन कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सपोर्ट के बाद ही हमने अफगानिस्तान के अंदर 3.1 बिलियन US डॉलर जो है वहाँ पे हमने क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. जैसा कि मैंने बताया भी था, वो 218 किलोमीटर की रोड जो है वो आपकी दैट इज़ जेरान से लेकर डेलाराम तक. उसके बाद जो है आपका जो है सलमा डैम जो हो गया वो क्या कहते हैं हेरात के अंदर. उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है मैं क्या कहते हैं मतलब कि आपका काबुल का क्या कहते हैं जो है पार्लियामेंट, वहाँ का जो क्या कहते हैं मतलब आपका जो है इंदिरा गांधी आपका जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ, वो भी सब स्टार्ट किया हुआ है हमने. हबीबिया स्कूल जो है वो भी हमने वहाँ पे फॉर्म किया हुआ है. उसके बाद चीना मनाटी में जो है हमने क्या कहते हैं मतलब काफ़ी सारे क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका जो है मतलब कि केवी ट्रांसमिशंस के हमने क्या कहते हैं प्लांट लगा रखे हैं हमने. हालांकि ये काबुल में भी लगा रखा है, आपको पता होगा. क्या कहते हैं पूले खुमरी से लेकर जो है काबुल तक हमारा जो है 220 क्या कहते हैं केवी का जो है वो ट्रांसमिशन क्या कहते हैं मतलब कि जो है हमने वहाँ पे लगा रखा है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया हैज़ डन इन द अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द बैक सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड आफ्टर दैट इन इंडियन ओशन द स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द कंट्रीज़. बिकॉज उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे और क्या कहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. तो पहली बात तो इंडिया जो एक मेजर डिफेंस पार्टनर है अमेरिका का, ये हमें क्या कहते हैं मतलब कि हमें मिला क्या कहते हैं मतलब कि सुनने को. और ये बात रियलिटी भी है. साथ में अफगानिस्तान और इंडियन ओशन के अंदर हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो, उसके बाद जो है 2+2 डायलॉग्स ये हमारा स्टार्ट हुआ 2018 में. अब ये 2+2 डायलॉग क्या होता है, जब दोनों देशों के जैसे कि अमेरिका के जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं और जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो मिलते हैं, और प्लस इंडिया के अंदर से डिफेंस मिनिस्टर और आपके क्या कहते हैं सॉरी फाइनेंस कह रहा हूँ सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, और इंडिया के अंदर से भी जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर. ये दो लोग वहाँ से, दो लोग यहाँ से, इन दोनों की जो मीटिंग होती है इसे कहा जाता है 2+2 डायलॉग, जो कि हम अमेरिका के अंदर फॉर्म करते हैं. उसके बाद लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है वो नेहरू मतलब कि मोदी जी को दिया गया. क्या कहते हैं आपका 2000 आई विल से 18 या 19 में दिया गया था, ये 18 में दिया गया था. इट वाज अ बिग प्राइड फॉर इंडिया that had been given. It was a big award. It is a big award of America that had been given to our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi in 2018 approx I think so. तो दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद 21 दिसंबर 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप
अवॉर्डेड मोदी विद द लीजन ऑफ मेरिट। सॉरी 2021 में 2020 में दिया गया था अवार्ड, ठीक है ना, फॉर एलिवेटिंग इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस को, इंडिया और क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन को जो है क्या कहते हैं मतलब और बेटर बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। एंड द लीजन ऑफ मेरिट वाज अवॉर्डेड टू मोदी अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉट मॉरिसन, एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, इनको भी ये प्रोवाइड किया गया था। तो देख सकते हैं कि आप इंडिया को और क्या कहते हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों को वो कितना वो करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अभी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, ठीक है ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, स्टिल ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो स्कॉट मॉरिसन जो है वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। तो स्कॉट मॉरिसन और आपका जो है आपका मोदी जी दोनों को जो है क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया। और साथ में शिंजो आबे, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको रिस्पेक्ट दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें रिसेंट में हमारे कुछ डेवलपमेंट्स अगर हम देखें तो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट एक्सरसाइज मालाबार का एक्सरसाइज होता है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया उसके बाद जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जो कि लगभग ओरिजिनली क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था 1992 से स्टार्ट हुआ था ये। उससे सबसे पहले क्या कहते हैं हम ये जो एक्सरसाइज करते थे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ शायद करते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे कंट्री से स्टार्ट हुई। एंड में जो आया इसके अंदर वो ऑस्ट्रेलिया आया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं 2020 में इट वाज हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल, 2020 में जो है बे ऑफ बंगाल में जो है इसका जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज हुआ था। एंड उसके बाद जो है विद ऑस्ट्रेलियाज पार्टिसिपेशन इन द ड्रिल्स इन 2020 इट वाज द फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स दैट ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग नॉन एज द क्वाड विल बी इंगेजिंग मिलिटरली। और उसके बाद जो है फाइनली चारों देश के मिलिट्री जो है वो इसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जिसे फेमसली कहा जाता है मालाबार क्या कहते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और कौन कौन सी एक्सरसाइज है हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, तो आपका वज्र प्रहार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएसए, वहाँ की स्पेशल फोर्स और हमारे इंडिया की स्पेशल फोर्स दोनों मिलकर जो है कंडक्ट करती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे। वज्र प्रहार 2021 से स्टार्ट हुआ है, हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसे कंडक्ट किया गया था, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड अल्टरनेटली इन ईच नेशन, दिस इज द 11 एडिशन, सॉरी 2011 से क्या कहते हैं स्टार्ट है वज्र प्रहार, और अभी 11वां चल रहा था, अभी हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली में हुआ है बकलोह में। उसके बाद जो है अर्लियर इंडिया एंड द यूएसए नेवी हैड कैरिड आउट अ 2 डे पैसेज एक्सरसाइज, हमारे और क्या कहते हैं यूएसए के जो है नेवी के बीच में 2 दिन का एक्सरसाइज होता है, उसे कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज, इसे शॉर्ट में कहा जाता है पैसेक्स, ठीक है ना। जो कि ईस्टर्न इंडिया क्या कहते हैं ओशियन के जो है क्या कहते हैं पास जो है इसे क्या कहते हैं मतलब किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल। तो आपका जो है एक ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है और कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, युद्ध अभ्यास है हमारा एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास हो गया, कैप इंडिया हो गया, एयरफोर्स का हमारे बीच में होता है, रेड फ्लैग ये भी होता है, मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज, और मालाबार एक्सरसाइज जो कि इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट, मिलिट्री एग्रीमेंट्स, ठीक है, मिलिट्री एग्रीमेंट्स, ओके। तो अगर हम देखें मिलिट्री एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, मिलिट्री एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा क्या कहते हैं अगर हम इंडिया और यूएसए के रिलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो एक तो आपका मिलिट्री क्या कहते हैं आपका जो है आई विल बी सेइंग मिलिट्री क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है GSOMIA, तो सोमिया कह सकते हैं आपसे, सोमिया लीमियो। उसके बाद आपका जो है कोमकासा, सोमिया कोमकासा और बेसिक, सोमिया लिमियो कोमकासा बेसिक, सोमिया लिमियो कोमकासा बेसिक। सोमिया क्या है, सोमिया की जो फुल फॉर्म देखेंगे तो उसमें क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या है जनरल, देखिए पहली बात जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये जो है इंडिया और यूएसए के बीच में 2002 में साइन किया गया था। ये क्या करता है, ये करता है ग्रेटर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द मिलिट्री सेक्टर। ये हमें एक क्या कहते हैं मतलब टेक्नोलॉजी का एक कॉपरेशन देता है कि अमेरिका की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इट अलाउज द शेयरिंग ऑफ द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट एंड अमेरिकन companies with the government of India and defense public sector undertaking DPSU but not with the Indian private companies। तो ये इंडिया के जो है मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के साथ क्या करता है, ये इंडिया के मतलब के साथ जो है आपका सिर्फ
गवर्नमेंट कंपनी जो है, जो हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, डिफेंस की जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसके साथ क्या करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को ये शेयर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आई विल बी सेइंग, हाँ, इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है ये, जैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है कि भाई जैसे क्या कहते हैं, हमें जो है किसी पर्टिकुलर जगह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि उस पर्टिकुलर जगह की स्ट्रेटेजी की क्या कहते हैं, मतलब कि मतलब उसका क्या कहते हैं, मतलब क्या अभी करंट स्टेटस है किसी भी जगह का, या क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है, जैसे क्या कहते हैं मतलब कि जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं मतलब कि इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो क्या कहते हैं कैसे है, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमें बताने में अमेरिका हमारी मदद करता है। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 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 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। उसका लीमियो क्या है, ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज की बात करता है। जैसे इंडिया अमेरिका के दुनिया भर में कई जगह पे क्या कहते हैं, आपके जो है आपको पता होना चाहिए कि उसके जो है सेंटर्स हैं, और उन सेंटर्स में जो है हमें कभी जाना हो, कभी हमारी इंडिया की जो मतलब कि अगर नेवी मान लो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो है अगर अटलांटिक में पैसिफिक में होती है, तो उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना फ्यूल के लिए, जैसे किसी पोर्ट पे रोकना हो, तो कई सारे दुनिया भर में इसके जो है अपने खुद के लॉजिस्टिक्स हैं, उन जगहों से फ्यूल लेना, या आपका क्या कहते हैं हमें कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो किसी जगह से, कभी कोई वॉर सिचुएशन में, तो उसके लिए जो है क्या है कि हमें अमेरिका वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। ये हमारा एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, इसे कहते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज। और अमेरिका भी हमारे जगह पे, हमारे यहाँ पे आके हमारे इंडिया के अंदर से जो है अपने क्या कहते हैं लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो दिस इज़ अ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइंड इन 2016। ये 2016 में क्या कहते हैं साइन किया गया था मोदी जी और क्या कहते हैं ट्रम्प के बीच में। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA हो गया, ठीक है ना, और लॉजिस्टिक एक्सचेंज का क्या कहते हैं MOA साइन किया गया था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज। उसका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट वो भी साइन किया गया 2002 के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इट गिव्स बोथ द नेशंस एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज़। दोनों क्या कहते हैं जो है, ये दोनों के दोनों नेशंस को क्या देता है, एक्सेस देता है, किसका, मिलिट्री फैसिलिटीज़ का। ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज़ को हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इट गिव्स बोथ द नेशंस, दोनों नेशंस को प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज़। जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं मिलिट्री के लिए, उसका इस्तेमाल अमेरिका भी कर सकता है, और उनके जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। बट इट डज़ नॉट मेक इट ऑटोमेटिक और ऑब्लिगेटरी, लेकिन ये कोई क्या कहते हैं ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब क्या, अच्छा ऑब्लिगेटरी डजन ऑटोमेटिक और ऑब्लिगेटरी, चलो ये समझ नहीं आया। कह रहा है कि उसका कह रहा है इट इज़ अ वीक्ड इंडिया स्पेसिफिक वर्जन, इट इज़ अ ट्वीक्ड India a specific version of the logistic support agreement which the US has the several countries it has close military to military cooperation। कुल मिला के दुनिया में ये सपोर्ट जो ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज का जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, ये अमेरिका ने हर देश के साथ नहीं साइन किया हुआ है। बहुत कम ही देश है जिनके साथ ये साइन करता है, जिन्हें अपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है, और उसमें इंडिया जो है एक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद द एग्रीमेंट विल प्राइमरली कवर्स 4 एरियाज़। इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलेगी। पहली बात तो पोर्ट जो है, जितने भी पोर्ट मैंने कहा कि पोर्ट में अगर किसी को हमारे क्या कहते हैं जहाज़ को लगाना हो तो वो लगा सकते हैं, वहाँ से फ्यूल भरवा सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं हम दोनों के दोनों देश एक दूसरे के साथ, और करते ही हैं, पता होगा अभी देखा वज्र प्रहार हो गया या मालाबार एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा युद्ध अभ्यास हो गया। एंड ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एंड डिजास्टर रिलीफ, ट्रेनिंग क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है किसके लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए, ये भी क्या कहते हैं अमेरिका जो है हमें देता है। एनी अदर रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी एग्रीड अपॉन बाय बोथ द साइड्स ऑन अ केस टू केस बेसिस। अगर कुछ और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होगी दोनों देशों को अगर एक दूसरे से, तो उसके लिए भी जो है मतलब बार बार मतलब बीच बीच में वो लोग मिल लिया करेंगे। तो ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है हमारा साइन हुआ है। तो एक हो गया GS, एक होगा सोमिया, और एक हो गया लिमियो। अब क्या है कोमकासा। अब कोमकासा क्या है, ये है कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी यानी क्या कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी,
कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है हमारा कोमकासा कहते हैं जिसे, वो हमने साइन किया हो गया। इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है मैं आपको पहले ऐसे बताया था, फिर रीड कर दूंगा। जब कोई कोई क्या कहते हैं मतलब कि जैसे कोई भी क्या कहते हैं हमें कोई अगर वो टेक्नोलॉजी देता है या कोई वेपन देता है या कोई हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन वहाँ से लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें जो है मतलब कि हम देखिए क्या है कि जैसे अम, यार क्या है एक बार दे, शायद मेरे को लगता है कि उसके उसको क्या कहते हैं उसको चलाने का उसको क्या कहते हैं मतलब यूज़ करने का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो अमेरिका के पास रहता है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मतलब कौन सा देश कहाँ पे क्या कैसे है इसकी इन्फॉर्मेशन, अब ये कोमकासा में है या कम जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट एग्रीमेंट साइंड इन 2018, 2018 में से साइन किया है। 2016 में हमने क्या कहते हैं लिमियो साइन किया था, 2002 में आपका ये, और 2018 में कोमकासा। इसमें क्या है कि कोमकासा इज एन इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द कम्युनिकेशन और एंड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी जितनी भी हमारा जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी जो है हमारी जितनी भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, हम अमेरिका को देते हैं। अमेरिका इसके बदले में हमें क्या करता है, अमेरिका हमें इसके बदले में हाँ अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है इसके बदले में जैसे वही वाली बात है हमारा कौन सा क्या कहते हैं क्या कहते हैं हथियार कहाँ पे कैसे है कैसे नहीं है इसके बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास रहता है। अमेरिका से हम उस चीज़ को अगर मांगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा ये पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो वेपन है वो कहाँ पे है कैसे काम कर रहा है ये सारी, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ ऑल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इससे क्या होगा कि हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्या एक्सचेंज हो सकते हैं अमेरिका के साथ, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई विल से नहीं यार ये वो नहीं है यार। It is the most recent agreement signed in 2018. Comcasa is an India specific version of the Communication and Information Security Memorandum of Agreement. It comes into force immediately and is valid for a period of 10 years. It would facilitate access to advanced defense system and enable India to optimally utilize its existing US origin platforms. तो आई थिंक मेरे को लगता है कि यूएस के सारे प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्या कहते हैं मतलब हमें डिफेंस सिस्टम जितना भी क्या कहते हैं उसका है। कोमकासा अलाउ इंडिया टू प्रोक्यूर ट्रांसफ़र स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फॉर यूएस ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स लाइक द C-17, C-130, P-81। यार ये थोड़ा समझ नहीं आया कोमकासा, चलो इसके बारे में हम देखेंगे। और एक है बेका। बेका क्या है, बेका बोले तो बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट इज़ द लास्ट ऑफ द फोर फाउंडेशन एग्रीमेंट। इट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द टू नेशंस। इट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन। ये तो वही है, ये तो समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या कहते हैं हमारे कौन सा आर्मी है क्या कैसे है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है क्या कहते हैं इनका जो है क्या कहते हैं ये एग्रीमेंट, जिस ना इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अमेरिका को पता चल जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें भी पता रहता है कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं। It would set a framework through which the US could share sensitive data to aid forgetting and navigation with India. Share sensitive data, ये क्या कहते हैं हमें जो है शेयर करता है सेंसिटिव डाटा, ठीक है ना, टू क्या कहते हैं ऐड फॉरगेटिंग एंड नेविगेशन। तो नेविगेशन कहाँ पे क्या कहते हैं मतलब कि हमारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइड करता है इसकी इन्फॉर्मेशन। एंड दीज एग्रीमेंट्स कैन ब्रिंग मिलिट्री advantage to India, though they have been politically contentious. Also, it feared that the may undermine India's military autonomy. तो ये मेरे हिसाब से क्या कहते हैं इंडिया की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि सारी सारी कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो तो कम्युनिकेशन क्या कहते हैं कम्युनिकेशन को लेकर है कि भैया कम्युनिकेशन जो हमारे उसके अंदर जितने भी आर्मी के जो भी वेपन्स है उसके अंदर कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। जैसे हम किसी जैसे मान लो कि बॉर्डर पे हमारे वेपन्स लगा रखे हैं जो हमने अमेरिका से लिए हुए हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम सिर्फ वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं भाई लड़ते समय, लेकिन उसके अंदर जो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे बात करना होता है क्या करना होता है, ये कम्युनिकेशन जो करनी होती है ये कम्युनिकेशन की भी एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि अमेरिका हमें प्रोवाइड करता है कोमकासा के थ्रू, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं हमारा कौन सा क्या कहते हैं वेपन कहाँ पर मौजूद है क्या कैसे मौजूद है इसको अगर हमें पता लगाना हो कैसे लगाना हो तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें कौन, बेका। तो बेका का एग्रीमेंट हमारा उसके साथ है। उसका जनरल सिक्योरिटी एंड ऑन मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं कॉपरेशन जो है हमारे साथ करता है कि उनकी टेक्नोलॉजी को हम जान सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारी भी जान सकते हैं। लिमियो का मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं मतलब आपका जो है एक आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, कहीं पे भी क्या कहते हैं आपको लॉजिस्टिक चाहिए होगा तो वो देगा। लिमियो तो समझ में आ गया।
सोमिया भी समझ में आ गया, सोमिया, लिमियो, कोमकासा, कोमकासा बेसिक, कोमकासा बेसिक, बेका 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 बेका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चार क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं हमारे अमेरिका के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसका न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अगर हम यूएस के साथ देखें तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस्तेमाल किया था एक वर्ड, इंडो पैसिफिक। पहले वो अमेरिका जो है यूएसए जो था वो क्या करता था, एशिया पैसिफिक बोलता था। तो एशिया पैसिफिक में क्या होता था कि सिर्फ ये वाला जो इलाका ना, इधर वाला इलाका, ये वाला इलाका, बस इसकी बात होती थी, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा इस इलाके की बाट होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडो पैसिफिक, जिस वर्ड का इस्तेमाल करना अब जो है अमेरिका ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया का सपोर्ट सिस्टम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो वेस्ट कोस्ट इंडिया का जो वहाँ तक क्या कहते हैं मतलब बताता है हमारे क्या कहते हैं क्या क्या हिंट्रेंस है किस किस चीज़ को लेकर। ये तो सारी सॉल्यूशंस की बात हो गई कि चलो भाई हमारी जो 2005 के बाद 1900 मतलब 2000 के बाद हमारे रिलेशन अमेरिका से अच्छे हुए, और 1900 आपका क्या कहते हैं 47 से लेकर 91 के बीच में ख़राब थे। 91 के बाद धीरे धीरे हम अमेरिका के करीब आए, ठीक है, और 2001 में क्या कहते हैं अच्छा रिलेशन हो गया, और 2015-18 तक आते तो बहुत बेस्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे मामला ये है कि अमेरिका के साथ हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जीएसपी। अब ये जीएसपी क्या होता है, इसे कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि उसके वो क्या करता है कि उन सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को अमेरिका जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें वो कहता है कि हम ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम जो है क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे, मतलब टैरिफ मतलब टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, और सामान बेचने पे भी अलाउ कर देंगे, और जिस तरह का सामान भी वो चाहे बेचना वो बेच सकते हैं। ये उन्हीं देशों को मौका देता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, उन्हीं को ये प्रेफरेंस देता है, इसीलिए इसका नाम है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो कि इंडिया को भी इसने दे रखा था। लेकिन ट्रंप ने ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से जो है इंडिया को अब बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसका ये मानना है कि इंडिया और चाइना अब डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे, बल्कि ये दोनों काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। और इस चक्कर में उसने हमें ये फैसिलिटी देने से मना कर दिया, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि स्टिल वी आर डेवलपिंग। चाहे भले दुनिया कुछ भी माने, बट स्टिल वी आर डेवलपिंग। हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे अभी हमें डेवलपमेंट और करने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग इज़ व्हाट, इट थ्रेटन्स टू पुट इंडिया इन अ प्रायोरिटी फॉरेन नेशन, ठीक है ना। ये हमें लगता है कि क्या कहते हैं अंडर स्पेशल 301 रिपोर्ट्स एक्यूज इंडिया ऑफ हैविंग अ पुअर आईपीआर। साथ में क्या है कि ये हमें जो है एक प्रायोरिटी फॉरेन नेशन के दर्जे से शायद हमें क्या कहते हैं मतलब कि निकाल ना दे, क्या कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट 301 क्या कहते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका ये हम पे इल्ज़ाम है कि इंडिया जो है बहुत सारे मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स या और भी जो इन्वेंशंस के और अदर सेक्टर्स हैं उसके अंदर क्या है कि पेटेंट के जो एक्ट हैं उसका जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आई विल से मतलब कि क्या कहते हैं मतलब वो कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट लॉज ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका की काफ़ी सारी मतलब कि ड्रग्स हो गए या क्या कहते हैं काफ़ी सारे क्या कहते हैं उनके फार्मास्यूटिकल्स जो हो गए जेनरिक्स हो गए, उसको क्या कर रहे हैं हम कॉपी कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका हम पे इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है। और उसकी हम प्रायोरिटी फॉरेन नेशन में है कि जो प्रायोरिटीज़ में क्या, प्रायोरिटी फॉरेन नेशन का मतलब कि जो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ में आते हैं कि कौन कौन से देश इसकी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहे हैं, क्या कहते हैं सॉरी इन्वेंशंस को चोरी कर रहे हैं, उसमें इंडिया का नाम क्या कहते हैं ये लेता है कि इंडिया भी काफ़ी सारे क्या कहते हैं इन्वेंशंस को हमारे कॉपी करता है, ऐसा, ठीक है। ये 301 की स्पेशल रिपोर्ट है इसकी क्या कहते हैं प्रायोरिटी फॉरेन नेशन की। तो पहली प्रॉब्लम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इससे क्या कहते हैं इंडिया को बाहर कर देना। उसके बाद जो है स्पेशल 301 रिपोर्ट जो प्रायोरिटी फॉरेन नेशन की है, जो कि क्या कहते हैं मतलब पेटेंट राइट्स को लेकर जो है क्या कहते हैं ये हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, ध्यान रखना ये मुद्दा। उसके बाद क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एपीआई इंपोर्ट्स डब्ल्यूटीओ, और एपीआई इंपोर्ट्स को लेकर जो है आई थिंक फार्मास्यूटिकल के इंपोर्ट्स की बात है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसको लेकर क्या कहते हैं मतलब कि जो है ये क्या कहते हैं मतलब कि हम पे जो है डब्ल्यूटीओ में अभी इसने केस किया था, उसमें हम हार गए थे, जिसके अंदर इसने कहा था कि हम जो है क्या कहते हैं मतलब कि अपने यहाँ के देशों को जो है ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मतलब फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, जो कि उनकी कंट्री को काफ़ी नुकसान कर रहा है और काफ़ी सारे देशों को नुकसान कर रहा है। इसलिए इन्होंने डब्ल्यूटीओ में क्या कहते हैं मतलब कि केस कर दिया था, और यहाँ पे देखो दिखाई रखा है इंडिया लॉस्ट टू यूएस एट डब्ल्यूटीओ अंडर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट क्लॉज एंड नेशनल ट्रीटमेंट इन प्रोक्योरिंग सोलर पैनल, प्रोक्योरिंग सोलर पैनल्स। अच्छा ये तो अलग चीज़ें हैं। एपीआई इंपोर्ट में सिंपल सी बात है कि हमारा जो है मतलब कि फार्मास्यूटिकल को लेकर क्या कहते हैं मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस कर रखा है उसने। और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में क्या है कि सोलर के जो पैनल्स हैं उसमें क्या है कि इंडिया भी अपना सोलर बनाता है, ठीक है, पैनल्स, और बाकी दुनिया के देश भी क्या कहते हैं जब अपना सोलर का क्या कहते हैं मतलब कि जो सामान बेचने आते हैं, तो जैसे फ्रांस हो गया, बाकी देश हो गए, ये सब देश क्या है कि ये सस्ता बेचते हैं, 60 रुपये का जैसे मान लो बेच रहे हैं ये लोग, हम यहाँ पे 100 रुपये का बेच रहे हैं,
क्या कहते हैं इंडिया वाला, तो वो हमारे यहाँ के मतलब कि बाकी देशों को अलाउड नहीं करता इंडिया, क्योंकि उसे अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाना है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, केस कर दिया था कि आप जो है क्यों हमारे ऊपर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ चार्ज करते हैं सोलर पैनल पे। और इस केस में इंडिया जो है हार गया। WTO ने जो है फेवर में दिया, क्या कहते हैं मतलब कि फैसला कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। उसका काटसा यू नो दैट काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेंशन एक्ट जो है, ये हमें मतलब कि क्या कहते हैं मतलब कि हम पे लगाने का हमेशा धमकी देता रहता है अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये काटसा जो है बेसिकली उसने लगा रखा है कि कोई भी अगर क्या कहते हैं देश जो है, अगर वो आपका जो है क्या कहते हैं मतलब कि रसिया से और क्या कहते हैं आपका जो है रसिया से आपका और क्या कहते हैं ईरान से और क्या कहते हैं अगर आपका जो है नॉर्थ कोरिया से अगर कोई भी जो है क्या खरीदता है, वो खरीदता है क्या कहते हैं आपका दैट इज़ क्या कहते हैं उसे यार, क्या खरीदता है भैया वो S-400 खरीदता है। तो ऐसे में क्या है कि ये उस पर वो सेंसन लगा सकता है, दैट इज़ ऑल द कंसर्न। ठीक है। उसके बाद क्या है, H-1B वीज़ा एंड H-4 वीज़ा इशू। H-1B वीज़ा होता है बेसिकली जब आप यहाँ से कोई पढ़ने के लिए या किसी बिजनेस पर्पज से जब जाते हैं अमेरिका के अंदर, या घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए नहीं शायद पढ़ने और क्या कहते हैं मतलब बिजनेस के लिए जाते हैं, तो इसके लिए H-1B वीज़ा दिया जाता है। और जब आप पूरी फैमिली लेके वहाँ चले जाते हैं और वहाँ सेटल होने की सोचते हैं, तो H-4 वीज़ा उसके लिए चाहिए होता है फैमिली के लिए। तो अमेरिका जो है वो H-1B वीज़ा जो है वो इंडिया के कहते हैं मतलब कि उससे उसके अंदर जो प्रेफरेंस दिए हुए हैं उससे बाहर निकालने की बात करता है। और इसका इशू लगातार हमारा अमेरिका के साथ बना हुआ है। उसका रिसेंट ट्रेड वॉर टू लिमिट स्टील इम्पोर्ट्स फ्रॉम नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना। अभी क्या कहते हैं हाल ही में क्या कहते हैं ट्रेड वॉर भी काफ़ी चल रहा है, क्या कहते हैं इंडिया और इंडिया चाइना से क्या कहते हैं मतलब कि उनका जो है अमेरिका का, कि वो कहता है कि हम जो है स्टील जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे किससे, इंडिया से और क्या कहते हैं चाइना से, वो उनकी डोमेस्टिक मार्केट को जो है हार्म कर रहा है। तो ये भी एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम है क्या कहते हैं इंडिया के सामने, जो हमें इसे टैकल करना है। तो पहला GSP हो गया, तो उसके बाद हो गया क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट हो गया, उसका API हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं आपका सोलर पैनल को लेकर जो केस हुआ उसमें हम हारे, काटसा की प्रॉब्लम है, H-1B वीज़ा की प्रॉब्लम है, एंड रिसेंट ट्रेड वॉर जो कि क्या कहते हैं स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम नेशंस लाइक इंडिया और चाइना से वो मना करता है क्या कहते हैं करेगा, जिससे उनके डोमेस्टिक मार्केट को प्रॉब्लम हो रही है। देन US नॉट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्या कहते हैं US जो है प्रोवाइड नहीं करता फाइनेंशियल एड, किस चीज़ को लेके, फाइट क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट एंड UNEP प्रोग्राम्स। तो वो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है वो इस बात को नहीं मानता कि हमने जब अपनी इंडस्ट्रीज़ ग्रो की स्टार्टिंग में, तो हमने जो है दुनिया भर के इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, इस बात को वो नहीं मानता। और वो पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो है आपका शायद, वो उसको नहीं मानता, उसमें साइन नहीं करता, उसके लिए क्या कहते हैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, और वो फाइनेंशियल एड भी नहीं देता कि क्या कहते हैं हमने इसको लेकर क्या कहते हैं मतलब कि हमने जो है काफ़ी इन्वायरमेंट को गंदा किया है। तो ये भी हमें क्या कहते हैं हमारे आगे चैलेंज है, खासकर उन सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर चैलेंज है। ठीक है कि भाई अमेरिका को इसके लिए कन्विंस किया जाए। सो दिस इज़ ऑल सेट। ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, GSP हो गया, स्पेशल 301 रिपोर्ट हो गया, API इंपोर्ट्स को लेकर हो गया। उसके बाद इंडिया क्या कहते हैं मतलब जो अभी सोलर पैनल का केस हारा, काटसा हो गया, H-1B वीज़ा का प्रॉब्लम है, ट्रेड वॉर जो क्या कहते हैं आपका स्टील इंपोर्ट का चल रहा है, और साथ में फाइनेंशियल एड जो ये प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद अभी हाल ही में जब क्या कहते हैं बाइडन नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, हालांकि काफ़ी क्या कहते हैं मतलब कि ये बाइडन भी काफ़ी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो काफ़ी सपोर्ट करता है मतलब कि इंडिया को। ठीक है। ऑप्टिमिज्म राइंस एज जो बाइडन टेक्स द प्रेसिडेंसी, जब से आए तो हमें काफ़ी मतलब आशावादी हैं हम लोग कि हाँ भाई आशा है कि वो अच्छा सपोर्ट करेंगे इंडिया के पॉलिसीज़ को। ऑल्दो देर आर सीरियस डिफरेंसेस, क्या कहते हैं हमारे बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, बट स्टिल क्या कहते हैं वी होप दैट बाइडन विल सपोर्ट आर फॉरेन पॉलिसी एंड इट विल बी अमेरिका विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया। बोथ कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग मैरीटाइम प्रेजेंस। ठीक है ना, दोनों के दोनों जो है मैरीटाइम प्रेजेंस को लेकर काफ़ी कंसर्न है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना को रोकने के लिए भी क्या कहते हैं दोनों का साथ कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को बाइडन अच्छी तरह समझते हैं। Indians are optimistic that the Biden administration will ease visa requirements for India immigration as well as its entry into the nuclear supply group। तो हमें जो है वीज़ा H-1B वीज़ा के लिए क्या कहते हैं हमें सपोर्ट मिलेगा, साथ में क्या कहते हैं आपका जो है H-4 वीज़ा के लिए भी सपोर्ट करेगा क्या कहते हैं अमेरिका, हमें ऐसा हमें उम्मीद है। साथ में जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है इंडिया को जो है क्या कहते हैं मतलब एंट्री मिलेगी, ये भी दैट इज़ ऑल्सो द एक्सपेक्टेशन दैट वी आर हैविंग फ्रॉम द जो बाइडन।
बोथ द कंट्रीज होप टू सी इंक्रीज ट्रेड, हमारे बीच में व्यापार भी बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद है। एंड द यूएस इज़ कंसर्न अबाउट इंडियाज कोजिनेस विद रसिया ऑन डिफेंस इशूज़ एंड इट्स एनर्जी रिलेशनशिप विद ईरान डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। इन यूएस और ईरान के साथ जो है क्या कहते हैं, यूएसएसआर और रसिया और ईरान के साथ हमारे बढ़ते रिश्ते भी जो हैं उसको लेकर भी अमेरिका कंसर्न है। तो ये हमारे आगे चैलेंज है कि कैसे हम रसिया और आपका ईरान प्लस अमेरिका को जो है बैलेंस करके चलेंगे। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न इन फ्रंट ऑफ इंडिया, नॉट फ्रंट ऑफ आई विल से बाइडन, नॉट इन फ्रंट ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने एक्सप्रेस किया था अपना कंसर्न सिचुएशन क्या कहते हैं कश्मीर को लेकर जो है। एंड सी वो जो सीनेटर इन 2019, जब उन्होंने एज ए सीनेटर जो है मतलब कि उन्होंने कश्मीर के इश्यूज़ को लेकर जो है इंडिया को थोड़ा सा नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया था। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कमला हैरिस थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब इंडिया को लेकर जो है वो मे भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ऑल्दो वो इंडियन ओरिजिन की है, तो हम थोड़ा सा उम्मीद भी करते हैं कि क्या पता वो हमें मतलब कि एक स्पेशल प्लेस क्या कहते हैं प्रोवाइड करने में कामयाब रहे। शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कमला हैरिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था आपका इंडिया और यूएस का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, ठीक है ना। आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि इंडिया और आपका लैटिन अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से हैं, ठीक है ना। थैंक यू।